नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही पॉडकास्ट पर, अपने ही चैनल पर। और आज मैं आप सबकी फरमाइश पर, आप सबकी मांग पर सुरेंद्र मोहन पाठक जी का ही एक दूसरा नावल पढ़ने जा रही हूँ, जो कि मुकेश माथुर सीरीज़ का है और जिसका नाम है क्रिस्टल लॉज। उम्मीद करती हूँ आप सब इसे बहुत पसंद करेंगे और अपने कमेंट और राय, जो भी सुझाव या जो भी आपको अच्छा नहीं लगा, सब कुछ आप बताएंगे मुझको और मैं भी उसे ध्यान से सुनूंगी और सिंसियरली उसके ऊपर विचार करूंगी और फिर अपनी राय आपको ज़रूर दूंगी। तो ऐसे ही आप अपने सुझाव, अपनी जो भी आपकी बात है, कहते रहिए मेल्स पे और कमेंट्स में, और इस तरह से आपस में बातचीत का सिलसिला भी बना ही रहेगा। तो शुरू करते हैं नावल क्रिस्टल लॉज, सुरेंद्र मोहन पाठक जी का। शनिवार 7 मई। मुकेश माथुर ने आनंद 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 एंड एसोसिएट्स के उस ऑफिस में कदम रखा जो अभी 4 महीने पहले तक, बुधवार 2 फरवरी तक, उसका भी ऑफिस हुआ करता था। तब कहने को वहाँ उसका दर्जा जूनियर एडवोकेट का था, लेकिन फर्म के बिग बॉस नकुल बिहारी आनंद की निगाह में उसकी औकात बड़े हद तक लॉ क्लर्क से बेहतर नहीं थी। इस वजह से उसे फर्म के ऐसे ही काम सौंपे जाते थे जिनमें फुटवर्क ज़्यादा होता था, ब्रेन वर्क या होता ही नहीं था या ना होने के बराबर होता था। जनवरी में जब खड़े पैर उसे दिल्ली भेजा गया था तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वहाँ उसे न सिर्फ ट्रायल वर्क करना पड़ना था, बल्कि केस को, जो कि खुद उसके बॉस के नौजवान भतीजे निखिल आनंद के खिलाफ था, मर्डर का था, किसी अंजाम तक पहुंचाकर दिखाना पड़ना था। अपने अनथक परिश्रम से और ईश्वर की कृपा से जिस अंजाम तक वो केस को पहुंचाने में कामयाब हुआ था, उसने निखिल आनंद के अंकल साहिबान की बुनियाद हिला दी थी। इस हद तक हिला दी थी कि बड़े आनंद साहब नकुल बिहारी आनंद, फर्म में मैनेजिंग पार्टनर को खड़े पैर मुंबई से दिल्ली पहुंचना पड़ा था। वजह, मुकेश माथुर ने अपने ही क्लाइंट को, मुलजिम निखिल आनंद को, कत्ल का अपराधी साबित कर दिखाने का अक्षम्य काम किया था। बात यहीं तक रहती तो उसे आपसी अंदरूनी बात मांगकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता, पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता। लेकिन मुकेश माथुर ने यह गुस्ताख हरकत करने का भी हौसला किया कि निखिल आनंद का अपने अंकल्स के सामने कन्फेशन हासिल कर लिया और उसे एक पूर्व नियोजित स्टिंग ऑपरेशन के जरिए रिकॉर्ड भी कर लिया। आनंद 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 एंड एसोसिएट्स से अपनी अलहदगी की अहम ऐलान के साथ उसने ये ऐलान भी किया था कि जब तक भतीजा अदालत में भी अपने गुनाह कबूल ना कर लेता, वो रिकॉर्डिंग महफूज रहती और निखिल के अदालत में मुकरने की सूरत में अदालत में पेश की जाती। बुधवार 2 फरवरी की आधी रात को भतीजे निखिल आनंद का अदालत से फांसी या उम्र कैद की सजा पाना उसे महज वक्त की बात जान पड़ता था। लेकिन ये मुंबई और दिल्ली के आनंद साहिबान का ही ज़ोहरा था कि अभी चंद दिन पहले कोर्ट ने निखिल आनंद को बरी कर दिया था। आनंद 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 एंड एसोसिएट्स से इस्तीफ़ा देने के बाद उसने किसी और लॉ फर्म को ज्वाइन करने की कोशिश नहीं की थी। दिल्ली में निखिल आनंद के ट्रायल के दौरान उसे ये नया हौसला अफजा हासिल हुआ था कि वो उतना गावदी भी नहीं था जितना कि उसका बॉस नकुल बिहारी आनंद उसे साबित करने की कोशिश करता था। उसके अंदर से आवाज़ उठी थी कि इंसान दिलो जान से कोशिश करे तो क्या नहीं बन सकता था। तब उसने कोई नई जॉब तलाश करने की जगह अपनी खुद की प्रैक्टिस खड़ी करने का फैसला किया था। नतीजन अब मैरीन ड्राइव के उस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर आनंद 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 एंड एसोसिएट्स का विशाल भव्य ऑफिस था, उसका खुद का ऑफिस था जिसका नाम मुकेश माथुर एंड एसोसिएट्स था। वो ऑफिस खड़ा करना उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कदम था जिससे कि वो बहुत खुश था। लेकिन उसकी भी बड़ी खुशी की बात ये थी कि उसकी पत्नी टीना यानी कि मोहिनी माथुर ने 4 दिन पहले एक चांद से बेटे को जन्म दिया था और उसे पिता कहलाने का फ़ख्र हासिल हुआ था। वही गुड न्यूज़ अपने भूतपूर्व बॉस को सुनाने के लिए फूला ना समा था। मिठाई के डब्बे के साथ उस घड़ी वो वहाँ उनके ऑफिस में पहुँचा हुआ था। नकुल बिहारी आनंद की सेक्रेटरी श्यामली ने उसे देखा तो अपनी बेरुखी छुपाने की कोशिश तक नहीं की। वो बड़े साहब की मुंह लगी थी। गुड मॉर्निंग, बड़े आनंद साहब हैं? मुकेश माथुर मुस्कुराता हुआ उससे बोला। हैं? वो यूं बोली जैसे जवाब देकर उस पर एहसान कर रही हो। मुझे उनसे मिलना है, जरा भीतर जाकर खबर करो। उसके चेहरे पर अनिश्चय के भाव आए। फ़कत 4 महीना में नाम भूल तो नहीं गया होगा तुमको, लेकिन तुम्हारा क्या है?
तुम तो कहोगी कि शक्ल भी भूल गई, इसलिए याद दिलाने की खातिर बोल रहा हूँ। मुकेश माथुर साहब को बोलो एडवोकेट मुकेश माथुर मिलना चाहता है। उसका हाथ फिर भी फ़ोन की तरफ नहीं बढ़ा। स्नैप आउट ऑफ इट, मुकेश कर्कश स्वर में बोला। डू योर जॉब और आई विल हैव टू डू इट फॉर यू। क्या? वो हड़बड़ाई। अब मैं तुम्हारे साहब का मुलाजिम नहीं हूँ, एसोसिएट्स भी नहीं हूँ, फेलो एडवोकेट भी नहीं हूँ। सो पे सम रिस्पेक्ट टू योर बॉस इक्वल। यस, मुकेश ने उसे घूर कर देखा। यस यस सर, दैट्स मोर लाइक इट। उसने फ़ोन पर भीतर बजर दिया, एक क्षण माउथ पीस में मुंह घुसाकर कुछ बोला और फिर रिसीवर वापस रखते हुए बोली, यू मे गो इन। मुकेश ने उसे फिर घूमा। सर। उसने सहमति में सर हिलाया और मिठाई का डब्बा संभालते हुए आगे बढ़ा। उसने बीच का दरवाज़ा खोलकर नकुल बिहारी आनंद के विशाल सुसज्जित ऑफिस में कदम रखा और अपने भूतपूर्व बॉस का सादर अभिवादन किया। हाँ भाई, कैसे आए? सर, गुड न्यूज़ थी, आपको देने आया। मेरे घर खुशी हुई है, आपसे शेयर करने आया हूँ। आप दादा बन गए। क्या? मुँह मीठा कीजिए सर। नहीं, मुझे डायबिटीज़ है। इसी वास्ते मिठाई खाने को नहीं बोला सर, मुंह मीठा करने को बोला। क्या बात है? सर, बेटा हुआ है। ओहो, मुबारक। थैंक यू सर, अपनी पत्नी को भी कहना। ज़रूर सर, मुंह तो मीठा कीजिए। जहर मार की तरह चिड़िया के चुग्गे जितनी मिठाई उन्होंने अपने मुंह में रखी। आप मेरे पिता तुल्य हैं सर। मेरे अपने पिता की ज़िंदगी में वो फर्म में आपके सहयोगी नहीं, आपके मित्र भी थे। लिहाजा इस खुशखबरी के साथ कि मैं एक बेटे का बाप बन गया हूँ, आप दादा बन गए हैं, मैंने यहाँ आना अपना फ़र्ज़ समझा। नवजात शिशु के लिए आपका आशीर्वाद पाना मैंने ज़रूरी समझा। बच्चे को मेरा आशीर्वाद तुम्हारे इस भाषण के बिना भी प्राप्त है, लेकिन तुम्हें जो तुम मुझे पिता तुल्य बात कह रहे हो ना, उसमें अब दम बाकी नहीं है। क्यों, आप ऐसा समझते हैं? हाँ, तो इसलिए आपने मुझे अभी तक बैठने को नहीं बोला। तो बैठ जाओ, बैठो। थैंक यू सर। सर, आप अभी भी मेरे रोल मॉडल। ये लिफाफेबाजी है, दिल्ली के वाक़या के बाद से जिसमें तुम खुद को माहिर साबित कर चुके हो। सर, अगर तुम समझते हो कि फरवरी में दिल्ली में जो विश्वमन तुमने मेरे खिलाफ किया था, बल्कि सारे आनंद के खिलाफ किया था, उसे मैं भूल चुका हूँ, तो ये तुम्हारी खामाख्याली है। लेकिन सर। क्या सर? साफ तो तुमने घोषणा की थी मुझे रोल मॉडल समझने की। मेरे सरीखा बनने की तुम्हारी तमन्ना मर चुकी थी। साफ तो बोला था ना तुमने, मैं कोई ऐसी शख्सियत था ही नहीं जिस पर कि किसी का अकीदा हो। मैं भी इस फरेबी दुनिया के फरेबी आवाम का बस एक नग था। वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तुमने? हाँ, आलम खाक का महज एक आला था। ये तक कहा था कि मैं उस ऊंचे सिंहासन के कतई काबिल नहीं था जिस पर तुम्हारी एकलव्य जैसी गुरु भक्ति ने मुझे स्थापित किया था। कहो, मैं गलत कह रहा हूँ? मुकेश के मुंह से बोल नहीं फूटा। और तुम यहाँ मुझे साहिब औलाद बन जाने की गुड न्यूज़ देने नहीं आए, बल्कि इस बहाने मुझे मुंह चढ़ाने आए हो, मेरे सर पर सवार होने आए हो। वरना क्यों इतनी बड़ी मुंबई में अपना ऑफिस खोलने के लिए तुम्हें मैरिन ड्राइव के इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अलावा कहीं जगह नहीं मिली? सर, वकालत के कारोबार में मैंने जो सीखा आपसे सीखा, इसलिए नई शुरुआत आपके कदमों के ज़ेरे साया करना चाहता था। कदमों के? कदम नीचे होते हैं और तुम तो सर पर आकर बैठ गए हो। अब सर, ऑफिस 5वें माले पर ही था तो। नॉनसेंस। गणपति फूले वाला हराम का पैसा हाथ नहीं आया होता तो इतने पॉश इलाके के इतने पॉश ऑफिस कॉम्प्लेक्स में फैंसी ऑफिस अफोर्ड कर पाते तुम? हराम का पैसा बोला सर? और क्या पता हमारे क्लाइंट बालाजी देव सरे से उसकी वसीयत अपने हक में लिखवाने के लिए तुमने क्या किया। उसके साथ पतंग और डोल का रिश्ता बनाए हुए थे ना तुम, मैं तो था नहीं। आपका ऐसा ख्याल है? क्यों ना हो, खामा तो कोई किसी गैर को 4 करोड़ का मालिक नहीं बना देता। तो सर, ये रोशन ख्याल आपने पहले क्यों नहीं जाहिर किया? जब मैं गणपति पुले से लौटा था तो तभी मुझ पर मैनिपुलेशन का इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाया?
मैंने तुम्हारा लिहाज किया। गुस्ताखी माफ सर, अब लिहाज कहाँ चला गया? तुम्हें मालूम है कहाँ चला गया? दिल्ली के 4 महीने पहले के वाक़यात अभी हम भूल नहीं गए हैं। मकतूल देवसरे की वसीयत के मुताबिक विरसे की रकम 8 करोड़ थी, जिसमें से बाजरिया वसीयत मुझे आधी रकम का वारिस करार दिया गया था। अगर सब मेरी किसी हेरा फेरी का नतीजा था तो मैंने मुकम्मल रकम अपने नाम क्यों नहीं कर ली? बहस अच्छी कर लेते हो। ज़रूर दिल्ली के पानी में कोई खूबी थी जिसने चंद ही दिनों में तुम्हें इतना तेज़ बना दिया है। बहरहाल बात कोई और हो रही थी। बात ये हो रही थी कि अपना ऑफिस खोलने के लिए मेरिन ड्राइव के इस कॉम्प्लेक्स के अलावा तुम्हें कहीं कोई जगह नहीं मिली। सर, अगर मुझे मालूम होता कि आपको इसी बिल्डिंग में मेरे ऑफिस से एतराज़ होने वाला था तो मैं हरगिज़ ये काम नहीं करता। नेवर माइंड दैट नाउ। और सर पर आ बैठना अगर आपको इस वजह से लगता है कि आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं और मेरा ऑफिस ऊपर 5वें माले पर है तो गुजारिश है, इस फ्लोर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कार पार्किंग है, बेसमेंट में भी कार पार्किंग है, इसलिए दोनों जगह तो ऑफिस स्पेस उपलब्ध नहीं। आप दरियाफ्त कर सकते हैं सर, पूरे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में 5th फ्लोर के अलावा और कहीं ऑफिस स्पेस उपलब्ध ही नहीं था। फिर भी अगर आपको ये मेरी गुस्ताखी जान पड़ती है और यह आपको हद दर्जा नागवार गुजरी तो मैं अभी भी यहाँ से शिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। कोई ज़रूरत नहीं ऐसी कुर्बानी करके दिखाने की। आनंद 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 एंड एसोसिएट्स को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या कोई छोटी मोटी लॉ फर्म है? कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली में हमारी ब्रांचेज हैं। हमारे पास यूरोप और अमेरिका तक के केस आते हैं। सारी दुनिया का कॉपीराइट वर्ड हमारी फर्म के नाम से वाकिफ़ है। तुम्हें कौन जानता है माय डियर? आनंद एंड एसोसिएट्स की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए अभी तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। एक फैंसी ऑफिस खोलकर बैठ जाने से ही अगर तुम समझते हो कि बड़े वकील बन गए हो तो मैं यही कहूँगा कि तुम नादान हो, खुश फहम हो और ख्यालों की दुनिया में रहते हो। सर, मैंने कभी सपने में भी आपकी बराबरी करने का ख्याल नहीं किया। हमारे मरहूम मकतूल क्लाइंट बालाजी देवसरे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अपनी वसीयत के तहत खामा आई रिपीट खामा तुम्हें 4 करोड़ रुपए का मालिक ना बना गया होता ना तो क्या इस कॉम्प्लेक्स में ऑफिस खोल पाते? कबूतर का दरबड़ा हासिल कर पाने वाला तो तुम्हारा सिला नहीं है और आप समझते हो कि सिर्फ इतने से आनंद एंड एसोसिएट्स की बराबरी कर लोगे क्योंकि तुम एक फैंसी और एक्सपेंसिव ऑफिस में बैठे हो। नहीं सर, मेरा ऐसा कभी भी कोई ख्याल नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं इस बारे में। नहीं किया तो अब कर लो, लेकिन साथ में ये भी जान लो कि अच्छी लॉ प्रैक्टिस के लिए फैंसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए नेचुरल एबिलिटी चाहिए होती है जो किसी किसी में पाई जाती है। लॉ की 3 साल की डिग्री हाथ में आ गई और किसी काबिल लॉयर बनने में 30 साल लग जाते हैं। कितने तो तब भी नहीं बन पाते। और तुम तो अभी वकालत के कारोबार में रोटी को चोची कहने वालों में से एक हो। यहाँ फर्म के ऊंचे नाम और व्यापक गुडविल के ज़ेरे साया तुम्हारी खामियां छुपी रहती थी। अब कैसे छुपाओगे उन्हें? सर, जो करेगा मेरा प्रारब्ध करेगा, मेरा भाग्य करेगा। वो कहते हैं ना कि तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानियत कुतो मनुष्य। है क्या बोला? मर्द की किस्मत को देवता नहीं भाप सकते, आदमी की तो बिसात क्या है। हम भाप सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। क्या भापा आपने? बोल तो दिया। अब क्या खाका खींच के समझाएंगे? क्या हर्ज है सर, रोटी को चोची कहने वालों को तो ऐसे ही समझाया जाता है। तो सुनो, तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। किसी छोटी मोटी लड़ाई में छोटी मोटी फतह पा लेने से कोई योद्धा नहीं बन जाता, कोई जंग जीतने के काबिल नहीं बन जाता। दिल्ली में तुम समझते हो कि तुमने कोई बड़ा तीर मार कर दिखा दिया। हाँ, गलत समझते हो, गलत। इसको बिगनर्स लक कहते हैं, समझे? मुकेश ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, फिर होठ भींच लिए। उसने बेचैनी से पहलू बदला। दिल्ली में हम लोगों को, आनंद को नीचा क्या दिखा लिया तो भूल गए कि तुम वही मुकेश माथुर हो, वही बंगलिंग इडियट हो सर, जो कि
आनंद आनंद एसोसिएट्स के ऊंचे नाम और मुकाम के कोई एसेट नहीं, लाइबिलिटी थे। हमेशा लाइबिलिटी थे तुम। कोई छोटा मोटा काम भी तुम्हें सौंपा जाता था तो उसमें पंगा कर देते थे, पेच डाल देते थे। फर्म की क्लाइंट मिसेस नाडकड़ी से मामूली कांटेक्ट, मामूली डायलॉग तो तुम्हें गोवा फिगारो आइलैंड भेज गया तो वहाँ तुम्हारी मौजूदगी में, बल्कि तुम्हारी नाक के नीचे क्लाइंट का खून हो गया। एक दूसरे क्लाइंट बालाजी देवसरे को प्रोटेक्ट करके रखने की पिकनिक जैसी ड्यूटी का गणपति पुले भेजा गया और फिर क्लाइंट का खून हो गया। इतना ही होता तो गनीमत थी। उसकी वसीयत को यूँ मैनिपुलेट किया कि अपने नाम बतौर बेनिफिशियरी वसीयत में दर्ज करवा लिया। सर, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी कि होशियारी दिखाई तो ऐसी जगह जहाँ ना कानूनन दिखानी चाहिए थी और ना अखलाकन दिखानी चाहिए थी। अपने उस अनप्रोफेशनल कंडक्ट को गॉड नोज कैसे कवर अप किया। सर, आई डिड नथिंग ऑफ द सॉर्ट। तुमको दिल्ली भेजा गया था भतीजे को डिफेंड करने के लिए, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए, और तुमने क्या किया? तुमने उसको कातिल करार कर दिया। और चुप कराने से तुम चुप नहीं हुए, बल्कि उसका स्टिंग ऑपरेशन तक कर डाला। उसको सज़ा से बचाने की अपनी ड्यूटी भुगताने की जगह खुद ऐसी करतूत की कि उसे सज़ा होकर रहती। सर, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। क्या मैं फिर से सारी कथा शुरू करूं कि क्यों कर वो गुनाहगार था, कातिल था, क्यों उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए थी? आप इतनी जल्दी भूल गए कि उसने आपकी मौजूदगी में, आपके दिल्ली वाले छोटे भाई साहब श्याम बिहारी आनंद की मौजूदगी में मंगला मदान का वहशियाना कत्ल करना कबूल किया था। मजबूरी में, तुम्हारे रचे जाल और चक्रव्यूह में फंसकर। वो तो सर मेरा भी कत्ल करने जा रहा था, क्योंकि तुम उसे शूट कर देने को आमादा थे। मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो क्या तुम्हारा इरादा तुम्हारे माथे पर लिखा था? तुम्हारे हाथ में गन थी, निखिल पर ताने थे। वो बेचारा क्या नतीजा निकालता? बेचारा? हाँ, एक खूनी दरिंदा बेचारा। तुम्हारे कहने से क्या होता है? सर, आप जाति कर रहे हैं, उन्हीं बातों को फिर से झुठला रहे हैं जिन्हें झुठला पाना मुश्किल है। ना आप और ना आपके भाई साहब दिल्ली में कामयाब हुए थे। तब नहीं हुए थे तो आखिरकार तो हुए ही ना। फिर तुम कौन होते थे जिसके सामने हमने किसी बात को झुठलाना था? फैसला अदालत ने करना होता है, और मैं नहीं समझता कि तुम हाल में हुए अदालत के फैसले से नावाकिफ हो। तुम्हें मालूम ही होगा, अदालत ने निखिल को बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत तो नहीं सर। क्या मतलब? अदालत ने आपके भतीजे को लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर बरी किया है। ही गॉट बेनिफिट ऑफ डाउट बिकॉज प्रोसिक्यूशन पर्पजली, आई रिपीट, पर्पजली डिड नॉट डू हिज जॉब वेल। प्रोसिक्यूशन ने जानबूझकर उसके खिलाफ केस को कमज़ोर किया, इसलिए वो संदेह लाभ पाकर छूट गया। गलत। सरकारी वकील अदलखा, मुझे बाद में मालूम पड़ा था, जी जान से निखिल को कातिल साबित करने पर आमादा था। ठीक मालूम पड़ा था आपको, और करके रहता, लेकिन आनंद साहिबान ने अपने रसूख की जादू की छड़ी चलाई और अदलखा बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैक आउट कर गया। पैनल से अपॉइंटेड नए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आनंद की लाइन टोकी, इसलिए जानबूझकर निखिल के खिलाफ केस को डाइल्यूट किया। नॉनसेंस! तुम क्या कहना चाहते हो? अदलखा को हमने हटवाया? जी बिल्कुल। कैसे? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है सर। एक ही तो जोड़ था सारे आनंद के पास अपने खिलाफ जाते हर किसी शख्स पर आजमाने के लिए, नकद नारायण का जोड़। आपने सरकारी वकील राजकमल अदलखा को कैश से खरीदा, तभी तो वो निखिल के खिलाफ अपने ओपन एंड शट केस से ऑन पर्सनल ग्राउंड्स बैक आउट कर गया, और आप उसकी जगह अपने हाथों की कठपुतली, अपना स्टूज खड़ा करने में कामयाब हुए, जिसने अदालत में जो कुछ अदलखा ने किया था उसे अंकिया कर दिया। बकवास। आपने अब्राहम्स बाप बेटी को रिश्वत देकर खरीदा, जिसकी वजह से वो लोग, खास तौर से उनकी बेटी आयशा, अदालत में निखिल के खिलाफ गवाही देने से मुकर गई। ऐसे ही आपके दबाव के जेरे साया निखिल का क्लासमेट गगनदीप सिंह वक्त की बाबत अपनी गवाही से फिरा। एक दूसरे क्लासमेट शरद त्यागी को भी आपने खरीदा, जो अपने बयान से पलटा कि वो पटियाला
आयशा अब्राहम के पिता को 25,000 रुपये की वो रकम पहुंचाने गया था, जो कि इस बात का खामियाजा थी कि आपके भतीजे ने आयशा को प्रेग्नेंट कर दिया था। सबसे बड़ा करतब आपने प्राइवेट डिटेक्टिव चंद्रेश रोहतगी को खरीद कर किया, जिसके पास कि आपके भतीजे के स्टिंग ऑपरेशन की, उसके कन्फेशन की वो कातिल था, वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जो कि उस कमीने बेगैरत पीडी ने आपको सौंप दी। मुझे? हाँ, या आपके भाई श्याम बिहारी माथुर को, एक ही तो बात है। लेकिन इस मामले में मेरा एतबार आप पर है, क्योंकि चंदेश रोहतगी आपका करीबी था, उसे आपने रिकमेंड किया था। कुछ साबित नहीं कर सकते हो तुम। और जुल्म ये हुआ कि प्रोसिक्यूशन को कोर्ट का फैसला हजम हो गया, जो कि होना ही था, क्योंकि आपने ऐसा ही इंतज़ाम किया था। और पुलिस ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ आपके भतीजे की सेशन कोर्ट से रिहाई के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील लगने की कोई मंशा जाहिर नहीं की, क्योंकि सर्वशक्तिमान आनंद ऐसा नहीं चाहते थे। केस हाई कोर्ट में जाता तो बहुत मुमकिन था, बल्कि निश्चित ही था, कि आप लोगों का ज़ोहरा वहाँ कोई कमाल ना दिखा पाता, जो कि सेशन कोर्ट में नुमाया हुआ। लेकिन हाई कोर्ट में सेशन के फैसले के खिलाफ कोई अर्जी दाखिल नहीं हुई और ना होगी। बुजुर्गवार के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आई और गायब हो गई। सर, कत्ल तो हुआ है, आपके भतीजे ने नहीं किया तो किसी ने तो किया होगा। हमारा भतीजा आज़ाद है, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं है। इसके अलावा हमारे इस केस से कोई सरोकार नहीं। सही फरमाया आपने सर, लेकिन मैंने महज एक एकेडमिक सवाल किया था। केस इतने से ही तो क्लोज नहीं हो जाने वाला ना, कि निखिल आनंद कातिल साबित नहीं किया जा सकता। तो एकेडमिक जवाब ये है कि प्रोसिक्यूशन कोर्ट में नया केस दाखिल करेगा। किसके खिलाफ? ये भी कोई पूछने की बात है? एक ही तो रेडीमेड कैंडिडेट है, संजीव आचार्य है। और कौन? लिहाजा उसको मर के भी चैन नहीं। उसने खुदकुशी की है, इसलिए की क्योंकि वो कातिल था और देर सबेर उसका पकड़ा जाना लाजमी था। आई सी, आई एम ग्लैड दैट यू डू माई डियर यंग मैन। कत्ल के केस में अहम तरीन बातें दो ही होती हैं, मौका और मोटिव। मोटिव यानी उद्देश्य उसके पास मजबूत था, तैयारशुदा था। वो मंगला का आशिक था, लेकिन ये जान के तड़प गया कि मंगला अपने स्टॉक ब्रोकर विजय सिंह से भी उतनी ही, बल्कि उससे ज़्यादा आशना थी। संजीव आचार्य ने मंगला की खातिर ऑफिस फाइल से फर्म के क्लाइंट और उसके हस्बैंड महेंद्र मदान की वो वसीयत गायब की थी, जो मंगला को विरसे से पूरी तरह से बेदखल करती थी, और यूं एक फ्रॉडुलेंट तरीके से मंगला को हस्बैंड की संपत्ति का इकलौता वारिस बनने का मौका दिया था। संजीव आचार्य ने महेंद्र मदान की वसीयत को डिस्ट्रॉय करके क्लाइंट के ट्रस्ट को वायलेट किया था। किस लिए? अपनी आशिकी के लिए, अपनी आशिकी को परवान चढ़ाने के लिए। और अदालत में ये झूठा एफिडेविट दाखिल किया था कि महेंद्र मदान की कोई वसीयत उपलब्ध नहीं थी, वो इंटेस्टेट से मरा था। उसने यूं एक बड़ा अपराध किया था। वो जो शख्स एक अपराध कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है, जैसे कि कत्ल। उसने अपनी हसद के, अपनी आशिकी के हवाले होकर किया। इतना कुछ करने के बावजूद माशूका हाथों से निकल जाती दिखाई दी तो उसने कत्ल कर दिया। लेकिन कत्ल के वक्त मौका वारदात से कोसों दूर वो राजेंद्र प्लेस स्थित शामियाना रेस्टोरेंट में फर्म के एक दूसरे पार्टनर परमीत प्रधान के साथ लंच कर रहा था। उसकी मौका वारदात पर हाजिरी का सबूत है। मुझे इशरत अली नाम के टैक्सी ड्राइवर की खबर है। उसका कहना है कि उसने संजीव आचार्य को 2:15 बजे आसिफ अली रोड पर मकतूला के आवास के सामने उतारा था, जबकि कत्ल उस वक्त से कहीं पहले हो चुका था। उस टैक्सी ड्राइवर को टाइम का मुगालता लगा था। असल में उसने संजीव आचार्य को मौका वारदात पर 1:15 बजे के करीब उतारा था। नए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पेश किए जब वो कोर्ट में बयान देगा तो ऐसे ही बोलेगा। कर्टसी आनंद, कर्टसी तुम्हारा वो सत्य का दीप। टैक्सी ड्राइवर ने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया कि वो खास सवारी उसके मकाम पर उसने 2:15 बजे नहीं 1:15 बजे उतारी थी। गुड, लेकिन आप परमीत प्रधान के बयान को भूल रहे हैं। उसका बयान है कि संजीव आचार्य 1:30 बजे तक शामियाना में लंच पर उसके साथ था। और तुम भूल रहे हो कि परमीत प्रधान कौन है।
वो आनंद प्रधान आचार्य का वफादार तोता है। जो उसे रटाया जाएगा वो वही दोहराएगा। उसे भी दिमाग पर बहुत जोर देने पर याद आ जाएगा कि संजीव आचार्य 1:30 बजे से बहुत पहले शामियाना से रुखसत हो चुका था। समझो कि 1 बजने से पहले वो चला गया था। ओह, कहाँ को रटाया जाएगा सर? वो अपने बेटर जजमेंट के मुताबिक अपना बयान देगा। जो मरे को मारने में संजीव आचार्य को कातिल ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वॉट एवर। बसंत मिरानी ने मकतूला मंगला के फ्लैट से आती उठापटक की आवाज़ें 1 बजे से पहले सुनी थी। हाँ, ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं कि कत्ल भी तभी हुआ हो। उन आवाज़ों की वजह कोई और भी हो सकती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि उन आवाज़ों का ओरिजिनेटर कोई और था और कातिल उसके बाद आया कोई और शख्स था? यस, बाद में आया शख्स संजीव आचार्य था। पहले वाला शख्स हमारा भतीजा था। और जेवरात की चोरी ये स्थापित करने के लिए कातिल ने यानी कि संजीव आचार्य ने ही वो काम किसी चोर का था जिसकी करतूत में विघ्न पड़ा तो उसने कत्ल कर दिया। और लाश की दुर्गत उसी ने की, संजीव आचार्य ने। हाँ भाई, जिससे मोहब्बत करता था उसकी वो कत बना दी। नफ़रत भी मोहब्बत का ही प्रतिरूप होती है। नफ़रत और मोहब्बत दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। संजीव आचार्य जैसे जज्बाती आशिकों के दिल को जब ठेस पहुंचती है ना, तो वो खुद ही उस खिलौने को तहस नहस करने पर आमादा हो जाते हैं जो उनको सबसे प्यारा होता है। आशिकी का जुनून कुछ भी करा देता है, और जब आशिकी के जुनून में हसद की आग भी जमा हो जाए तो आशिक जो ना कर बैठे थोड़ा है। सर, इन बातों की आपको बड़ी व्यापक, बड़ी महीन जानकारी है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। बहरहाल जिस किसी ने भी चुना है, कत्ल का ऑल्टरनेट कैंडिडेट एन उम्दा ही चुना है। कैसे? मुर्दे नहीं बोलते। वो अभागा नामुराद आशिक आकर किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता। जान से गया, जहान से गया, आपके भतीजे की सहूलियत के लिए। एक कत्ल 2 जुदा जनों ने किया तो हो नहीं सकता। संजीव आचार्य कातिल तो निखिल आनंद कौन? बेगुनाह, आज़ाद। एग्जैक्टली। लिहाजा अब निखिल आनंद नाम का वो खानदानी लड़का, वो कथित खालिस खून जो गांजे के कश लगाता है, एस्टेसी की गोलियां खाता है, जो नौजवान औरतों की छाती पर सवार होकर उनके साथ मुंह ही काला नहीं करता, एक जानवर की तरह उनकी बोटियां भंबोड़ता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर दांत गड़ाकर अपनी दरिंदगी का इजहार करता है, अब आज़ाद है। आज़ाद है और बेशुमार औरतों के जिस्म की फजियत करने को, उनकी इस्मत की खाना खराबी करने को, आपकी बुलंद अखलाकी को 4 चांद लगाने को। दैट्स एनफ। एक वहिशी दरिंदा, एक आदमखोर जानवर आज़ाद होकर जब सोसाइटी में वापस पहुंचेगा तो जो हरकत उसने 2 बार की फिर उसे दोहराने से बाज आएगा, या सरकारी सांड की तरह छुट्टा घूमेगा और पता नहीं कितनी और लड़कियों का वो हाल करेगा जो उसने आयशा और मंगला का किया। आई सेड दैट्स एनफ। अब मैं निखिल के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। क्यों सर? जो काम भतीजे को करते शर्म नहीं आई, उसके बाबत आपको सुनने में शर्म आती है? माथुर, कितना मूर्ख था मैं, जो समझता था कि एक स्टिंग ऑपरेशन एक अपराधी आनंद को सजा दिलाने के लिए काफ़ी था। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना, अपनी औकात को पहचान गए और अपनी लिमिटेशंस का तुम्हें एहसास हो गया होगा। एक चींटी पहाड़ नहीं ढा सकती, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। हाँ सर, आ तो गया, सही फरमाया आपने। बुजुर्गवार की भवेतनी। उसने कई क्षण पलक मुकेश की ओर देखा। मुकेश ने उनसे निगाह ना मिलाई। कितना पुरजोर ऐलान किया था तुमने? आखिर में वही बोले कि कोई लाख कोशिश कर ले, सत्य का दीप कभी बुझाए नहीं बुझ सकता। अब क्या कहते हो? वही कहता हूँ सर जो पहले कहता था। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभार ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि मध्यम रोशनी पड़ जाए, लेकिन वो कभी गायब नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। जालिमों को और सितमगरों को ये भ्रम हो जाता है कि वो लौ लुप्त हो गई। हाँ, आप ये सोचकर कह रहे हैं ना कि आपके भतीजे का आखिरी इंसाफ हो चुका है। लेकिन सर, दिल्ली की वो अदालत आखिरी अदालत नहीं थी।
जिसकी आंखों पर रिश्वतखोरी के व्यापक तंत्र जाल ने पट्टी बांधी थी। वो अदालत भी आखिरी अदालत नहीं जिसमें आपके भतीजे के खिलाफ अपील ना लगी। अभी एक अदालत और है जिसमें इंसाफ होना बाकी है। अभी एक जज और है जिसके ना हाथ जकड़े जा सकते हैं और ना ही उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जा सकती है। खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है आनंद साहब। आनंद साहब, सॉरी सर, यस दैट्स मोर लाइक इट। हाँ, आप जैसे मिजाज का एक राजनेता भी इस मुल्क में हुआ है जिसके इकलौते बेटे को अमेरिका में 30 साल की जेल की सज़ा हुई थी, जो कि उसके इकबाल जुर्म के रूप में कम हुई थी, वरना कहीं ज़्यादा होती। उस युवक का करीबी एक दूसरा सर्वशक्तिमान राजनेता अमेरिका गया था, जो तत्कालीन राष्ट्रपति से पार्डन दिलवा कर वापस भारत साथ लेकर आया था। लेकिन यूं आज़ाद हुआ कि गुनहगार नौजवान घर लौटने के कुछ ही महीनों बाद स्वाभाविक मौत मर गया था। बुजुर्गवार भौचक्के से उसका मुंह देखते रहे, इसलिए बोला, सर, खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। अब अपने भतीजे पर पड़ने का इंतज़ार आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। व्हाट द हेल, तुम यहाँ आशीर्वाद पाने आए हो या श्राप देने? वेल, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन आपने खुद ही ये विषय छेड़ दिया। मैं तो आपसे कुछ और कहने का चाह रहा था, लेकिन अब सोचता हूँ कि कहूँ या ना कहूँ। कह भी दो, ये हसरत भी बाकी मत रखो अपने मन में, जो दिल में है सब कह डालो। मैं से अभेदान समझो? हाँ हाँ समझो। सर, कल मेरे नए ऑफिस का उद्घाटन है। मैं चाहता हूँ कि वो आपके हाथों से हो। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। फरेब, पाखंड, गैर ज़रूरी ह्यूमिलिटी का इजहार। जी, यू आर ट्राइंग टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन वन ब्रेथ। एक सांस में कहते हो कि मैं कोई ऐसी ऊंची शख्सियत हूँ ही नहीं जिस पर अकीदा हो, और दूसरी सांस में कहते हो मेरे नए ऑफिस का उद्घाटन मेरे हाथों से करवा कर गौरवान्वित होना चाहते हो। एक बार कहते हो कि मेरे भतीजा राक्षस है, उसका मौत चाहते हो, और दूसरी सांस में कहते हो कि ऐसे शख्स को अपने कल के फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहते हो, जिसको मुल्क के कायदे कानून की आंखों में धूल झोंकने से गुरेज नहीं, हकीकत पर पर्दा डालने से इनकार नहीं, गवाह खरीदने से पीछे नहीं हटता। ये दोहरा किरदार किस लिए? एडवोकेट मुकेश सत्य दीपक माथुर। मुकेश के मुंह से बोलना फूटा। कोर्ट में चैम्बर में अपने कलीग्स के बीच में बैठते हो तो अपने दिल्ली की कामयाबी के किस्से बयान करते हो। कैसे दिल्ली में नकुल बिहारी आनंद की आंखों में डंडा किया, कैसे अपने बॉस को उसकी ऐसी औकात दिखा दी कि मुंह खोलने के काबिल नहीं छोड़ा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। बराबर किया, मुझे सब बातों की खबर है। जिसने भी एक खबर उड़ाई है झूठी और बेबुनियाद है। सच भी है तो क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कोई परेशानी नहीं। अपनी कामयाबी का बखान करना एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया होती है, लेकिन तुम्हारी सब्जेक्ट की लेज़र में अभी एक ही एंट्री दर्ज है। अपनी कामयाबी को दोहरा करके दिखाओगे, दोहराते रहकर दिखाओगे, तब देखेंगे। ऐसे अपने और सिर्फ अपने बलबूते पे करके दिखाओ, तब जानेंगे। मुकेश सकपकाया, उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। मैं समझा नहीं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे स्टाफ फोड़ने की कोशिश में हो, समझते हो कि यूं अपनी ताकत बना लोगे? सर, आप मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। झूठा इल्ज़ाम? तुमने अपनी फर्म में पार्टनरशिप ऑफर करके बतौर लॉ फर्म अपनी हैसियत मजबूत करने के इरादे से सुबीर पंसारी को अप्रोच नहीं किया? नहीं किया? अच्छा, तो उसने यहाँ अचानक अपना इस्तीफ़ा क्यों थमा दिया? सर, वजह वही है जो आपके जहन में है, लेकिन मैंने उसे नहीं, उसने मुझे अप्रोच किया था। उसने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो मेरी फर्म ज्वाइन करना चाहता था। क्यों? यहाँ क्या तकलीफ़ है उसे? ये तो या आपको मालूम होगी या उसको मालूम होगी। वो आपका सीनियर एसोसिएट है, आप बड़े हैं, आपकी फर्म बड़ी है, आपका नाम बड़ा है, रसूख बड़ा है। दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर में आपकी ब्रांचेस हैं, सारी दुनिया के क्लाइंटल हैं। लॉ के कारोबार में जिस मुकाम पर आप हैं, जो काबिल रश्क है, आपकी फर्म का अंग होना किसी के लिए भी गौरव की बात हो सकता है। इसलिए कोई वजह तो बराबर होगी उसके सामने, जो कि उसने मैग्निफिशेंट, मॉन्यूमेंटल, मैजेस्टिक आनंद 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 एंड एसोसिएट्स को छोड़ने का फैसला किया।
पसारी ने मुझे कोई वजह नहीं बताई, ना उसने बताई और ना मैंने पूछी कोई, और ना ही मेरा कोई अंदाज़ा है इस बारे में। बहरहाल ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आनंद 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 एंड एसोसिएट्स का अंग होना किसी के लिए भी गौरव की बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं अब वहीं पहुंच रहा हूं सर। सर, मैंने फर्म छोड़ी नहीं थी, मुझे फर्म छोड़ने पर मजबूर किया गया था। मैं ना छोड़ता तो दिल्ली वाले वाक़ये के बाद यकीनन मुझे निकाल कर आप बाहर कर देते। सारे आनंद्स ने जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने, और जो वहाँ मौजूद नहीं थे उन्होंने भी एक मत होकर यूँ मुझे अपना दुश्मन करार दिया कि मेरे यहाँ बने रहने का कोई मतलब ही नहीं रहता था। मैं ना चाहता तो अपने भतीजे के अंजाम के रूप में क्या आप मुझे यहाँ बने रहने देते? भतीजे का अंजाम? हाँ, अंजाम, दैट्स अ जोक नाउ। उस वक्त का अंजाम, वो अंजाम 4 महीने पहले दिल्ली में जिस तक उसका पहुंचना महज वक्त की बात जान पड़ता था, लेकिन आपकी आनंद की लीला तो अपरंपार है। तुम हम पर तंज कस रहे हो। आई एम सॉरी सर, मैं तो बस एक... क्या बात है? कौन सी और बात रह गई? सर, कोई बात नहीं, सिवाय इसके कि मैं बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से बाप बनने की खुशी आपके साथ शेयर करने आया था। बधाई दे तो दी, मुंह भी मीठा कर लिया, बावजूद डायबिटिक होने के। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। आपकी उदारता और दरियादिली के आगे मैं नतमस्तक हूँ। जवाब में आनंद साहब ने महज एक हुंकार भरी। मैं तो यहाँ पर अपनी खुशी आपके साथ शेयर करने के अलावा ये हसरत लेकर आया था कि आप मेरे नए ऑफिस का उद्घाटन करना कबूल करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे, लेकिन ना, हम ऐसे आडम्बरों के तरफदार नहीं। सर, फीता काटने ना सही, आशीर्वाद देने ही दे तो दिया एडवांस में। विश यू ऑल द बेस्ट। विश की तरह विश कर रहे हैं सर। क्या? कुछ नहीं, इजाज़त चाहता हूँ, प्रणाम। मुकेश ने दोनों हाथ जोड़े और फिर दरवाजे की ओर बढ़ा कि तभी पीछे से उन्होंने उसे आवाज़ लगाई। मुकेश छिटका, घूमा, प्रश्न सूचक नेत्रों से आनंद साहब की तरफ देखा। अपने नए ऑफिस में अपने एग्जीक्यूटिव चेयर के पीछे वो शेर, दोहा, वॉटेवर लिखवाना नहीं भूलना, जो इतने ओज के साथ अपनी आखिरी बात के तौर पर दिल्ली में तुमने सुनाई थी, वो अदरी बदरी सत्य का दीप वगैरह। नहीं भूला सर, मैंने ऐसा ही किया है। गुड, गेट अलोंग। मुकेश माथुर अपने ऑफिस में अपने कक्ष में बैठा था और अनमने भाव से उस रोज़ के अखबार के पन्ने पलट रहा था। नकुल बिहारी आनंद साहब ने जो बात कभी व्यंग के तौर पर उसकी खुशकी उड़ाने की गरज से कही थी, वो तहरीरी तौर पर उसकी कुर्सी के पीछे दीवार पर बड़े अक्षरों में दर्ज दिखाई दे रही थी। सूर्य छिपे अदरी बदरी, अरु चंद्र छिपे जो अमावस आए, पानी की बूंद पतंग छिपे, अरु मीन छिपे इच्छा जल पाए, भोर बहे तब चोर छुपे, अरु मोर छिपे ऋतु सावन आए, कोटि प्रयास करे किंग कोए की सत्य का दीप बुझे ना बुझाए। 2 महीने गुजर गए थे। मुकेश माथुर एंड एसोसिएट्स के ऑफिस में किसी क्लाइंट के कदम नहीं पड़े थे, जो कि मुकेश को बेहद हतोत्साहित करने वाली बात थी। अपनी इस नाकामी को ज़बान देने से उसे दहशत होती थी, लेकिन आखिर उसने उस बाबत अपने नए पार्टनर सुबीर पसारी से बात करने का फैसला किया। सुबीर पसारी उससे उम्र में बड़ा था। 9 साल उसने अपने भूतपूर्व एम्प्लॉयर्स के साथ गुजारे थे। सीनियरिटी में जहाँ की वो 3 आनंद बंधुओं का से ही जूनियर था। आनंद 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 एंड एसोसिएट्स के एसोसिएट्स वाले हिस्से का प्रतिनिधित्व करते 2 दर्जन से ज़्यादा वकील वहाँ उपलब्ध थे, जो कि तब रुतबे में या उससे नीचे थे या उसके बराबर थे। वो आला दिमाग और आला याददाश्त का मालिक था। वैसे ब्रीफ तैयार करने से लेकर फायरी ट्रायल वर्क तक हर काम कर सकता था, लेकिन वसीयत ड्राफ्ट तैयार करने का स्पेशलिस्ट माना जाता था। अपनी पिछली पोजीशन से उसने एकाएक क्यों किनारा किया, इस बात का कोई माकूल जवाब नहीं देता था। जवाब को हमेशा चलता है यार कहकर टाल देता था। फिर भी जो कुछ कहता था तो यही कि वहाँ उसका दम घुटता था। चेंज के तौर पर मुकेश माथुर की नई नौसिखिया फर्म को क्यों चुना, कोई खास वजह उसने बयान नहीं की। ये कह के बात को हंसी में उड़ा दिया कि मैरीन ड्राइव के उस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आते जाने की उसकी आदत पड़ गई है। खुद को मुकेश ने उसके मिजाज का, उसके नए कदम का अंदाज़ा लगाया था। वो यही था कि वो भी नकुल बिहारी आनंद के खुश्क, इंसल्टिंग और हिटलरी मजाज से नाखुश था
और जॉब चेंज करने के मामले में उसने मुकेश माथुर एंड एसोसिएट्स को जैसे उनका मुंह चिढ़ाने के लिए चुना था। वो काबिल वकील था। मुकेश को इस बारे में कोई शुबा नहीं था कि वो लॉयर्स की किसी भी बड़ी फर्म को ज्वाइन कर सकता था। उसकी इच्छा जाहिर करने की देर थी कि मुंबई की कोई भी बड़ी लॉ फर्म उसे हाथों हाथ लेती। उसका मुकेश के साथ होना मुकेश को उलझन में डालता था, लेकिन मन ही मन उसने यही नतीजा निकाला कि उसकी मुकेश के साथ हाजिरी वक्ती थी। जब उसे लगता कि वो अपने उस एक्शन से नकुल बिहारी आनंद को पर्याप्त तपा चुका था तो वहाँ से छोड़कर चल देता। तब भी कहीं भी उसका स्वागत उतने ही जोशो खरोश से होता जितना कि पुरानी जॉब से रिज़ाइन करने के फ़ौरन बाद होता। आखिर उसने अखबार को तिलांजलि दी, अपने कक्ष से बाहर निकला और जाकर सुबीर पसारी के कक्ष में कदम रखा। उसने पसारी को तल्लीनता से अपने लैपटॉप के साथ व्यस्त पाया। मुकेश के आगमन की आहट पाकर उसने सर उठाया। गुड मॉर्निंग, मुकेश मीठे स्वर में बोला। वेरी गुड मॉर्निंग, पसारी मुस्कुराता हुआ बोला। वेलकम। बिजी? नो, नॉट एट ऑल। बैठो। थैंक यू। कॉफ़ी? हाँ ठीक है, मंगवाता हूँ अभी। उसके आदेश पर चपरासी ने दोनों को कॉफ़ी सर्व की। वो कक्ष से विदा हुआ तो पसारी ने अपलक मुकेश को देखा। कैसे बीतेगी? क्लाइंट का तो दूर दूर तक कोई पता नहीं। हमारी गाड़ी किसी तरीके से आगे सड़के, चाहे भले रफ्तार ना पकड़े, लेकिन आगे तो सड़के। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इंतज़ार ही कर सकते हैं। वो तो हम कर ही रहे हैं। तो फिर भाई, ग्राहक का और मौत का तो कोई भरोसा नहीं होता, इंतज़ार ही होता है इनका, तो कभी भी आ सकते हैं। हाँ, इंतज़ार के अलावा कर ही क्या सकते हैं। उसने तत्काल उत्तर नहीं दिया। उसने लैपटॉप को परे सरकाया, मेज़ पर से अपना सिगरेट का पैकेट उठाया और मुकेश को सिगरेट ऑफ़र किया। मुकेश ने इनकार में सर हिलाया तो उसने खुद एक सिगरेट सुलगाया और विचारपूर्ण भाव से उसका लंबा कश लगाया। मुकेश उसके फिर से बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। अपनी नाउम्मीदी और पस्ती के इस वक्त के और आइंदा बिजनेस पिक करने के बीच के वक्फे में फिलर के तौर पर तुम एक काम कर सकते हो, अगरचे कि वो तुम्हारे मिजाज में आए। मिजाज में आए? हाँ, उसे बिलो डिग्निटी नहीं समझना। आखिर एक लॉ फर्म के मालिक हो। माई डियर सर, beggars are not choosers. I am glad that you feel like that, that you think like that. काम बोलो, उसका टाइप बयान करो। सुनो, तुम्हें मालूम है कि हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के पैनल पर सरकारी पक्ष कोर्ट में रखने के लिए वकीलों की टीम होती है। सरकारी वकील? हाँ, आल्सो नोन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। हर पुलिस केस पहले से तैयारशुदा पैनल में से किसी वकील को असाइन किया जाता है। हाँ, मुझे इसकी खबर है। आगे? मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी को अपने डिस्ट्रिक्ट के ऐसे पैनल से सख्त एतराज़ है, क्योंकि उस पैनल के वकील या तो बूढ़े हो चुके हैं या आदतन निकम्मे हैं, यानी कि ऐसे हैं जो या तो कुछ करना नहीं चाहते या करने के काबिल ही नहीं हैं। डीसीपी उस पैनल को रिवाइज करना चाहता है। मेरा वहाँ जुगाड़ है। डीसीपी के साथ ऐसा मुलाहिजा है कि तुम उस पैनल में शामिल हो सकते हो, अगरचे तुम्हें एतराज़ ना हो। एतराज़ किस लिए? भाई, तुम्हारी हैसियत है, ऐसी फर्म का ऑफिस मेंटेन करते हो जिस पर तुम्हारी 2.5 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट लगी है। वो सब मैंने एक मिशन के तहत किया था, जो कि तुम देख रहे हो कि कामयाब नहीं हो सका। ग्लैमर और चमक दमक का वो जलवा नुमाया नहीं हो सका जिसका मैंने बड़ा सुहाना ख्वाब देखा था। अब तो बस मैं शर्मिंदा हूँ, ख़ास तौर से बड़े आनंद साहब से, जो कि मेरी नाकामी पर हंसते होंगे, जो कि उससे बेखबर तो बिल्कुल नहीं होंगे। कैसे होंगे? तुम्हारा मुकाम कहीं फासले पर होता तो कोई बात थी, तुम तो उनकी नाक के नीचे बैठे हो, कुछ छुपा भी नहीं सकते। यही तो वजह है। मुकेश खामोश हो गया। उसने कॉफ़ी का एक घूंट पिया। हाँ तो क्या समझूं मैं? वही जो समझने लायक है। सीधी सीधी बात बताओ। अगर तुम्हारा इशारा इस तरफ है कि बड़े आनंद साहब ने यहाँ क्लाइंट्स की आमद को ब्लॉक किया हुआ है, तो ये खामा खां का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वो मेरे खिलाफ है, फिर भी इतने नीचे नहीं गिर सकते कि ऐसी वाहियात हरकत करेंगे जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं है। प्रैक्टिकल भी नहीं है? भाई, कैसे करेंगे या करवाएंगे? इतना बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, इतने लोग यहाँ रोज़ आते जाते हैं। लॉबी में किसी को बिठा देंगे तो हर नए आने वाले से दरियाफ्त करेगा कि वो कहाँ जा रहा था।
उसके कहने पर कि वो यहाँ तुम्हारे ऑफिस में जा रहा था, वो उसे आनंद साहब के ऑफिस में ले जाएगा? मुकेश का सर खुद ही इनकार में हिल गया। बड़े आनंद साहब बुनियादी तौर पर ऊंचे दर्जे के आदमी हैं। आनंद एंड एसोसिएट्स एक ऊंचे दर्जे की मकबूल लॉ फर्म है। उनसे ऐसी टुच्ची हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? दिल्ली में जो कुछ किया। मुकेश के स्वर में आवेश का पुट आ गया। भाई वो तो भतीजे के मुंह ने कराया। बिन माँ बाप के नौजवान की आइंदा ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बर्बाद होती दिखाई दी तो स्वर्गवासी भाई के प्रति जिम्मेदारी के एहसास ने कराया। हालात की मजबूरी के तहत वक्ती तौर पर उन्होंने धृतराष्ट्र बनना कबूल किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपना दीन धर्म ईमान सब बेच के खा गए। जिस शख्स की पीठ पीछे आप तारीफ कर रहे हो ना, जिसकी फर्म से इतने मुतासिर हो, फिर भी आपने उसे छोड़ दिया। दैट्स अनदर स्टोरी, वी विल डिस्कस इट सम अदर टाइम, ओके। अब इस वक्त कुछ और बात हो रही है। हाँ, तो ये बताओ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है? करूँ कुछ जुगाड़? नहीं, क्योंकि मेरा पसंदीदा काम प्रोसिक्यूट करना नहीं, डिफेंड करना है। आई एम सॉरी टू से, जबकि फिलहाल दोनों ही कामों का तुम्हें कोई खास तजुर्बा नहीं है। जिस काम को मैं एक बार दिल्ली में कामयाबी से अंजाम दे सका, उम्मीद है आगे भी दे सकूँगा। आई सी। और फिर अभी मैं इतना डेस्परेट भी नहीं हूँ कि आई अंडरस्टैंड। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पैनल इज़ आउट। यस प्लीज़। ओके, अभी मैं हालात के फेवरेबल करवट बदलने का और इंतज़ार कर सकता हूँ। क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। यू आर अ मैन विद मनी इन योर पॉकेट, मोर सो दैट आई एम अ मैन विद होप इन माई सोल। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ और सोचता हूँ। थैंक यू। गुरुवार 11 अगस्त, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शरद ठाकरे का ऑफिस बोरीवली थाने के ही परिसर में स्थित था। बोरीवली थाना विवेकानंद रोड पर म्यूनिसिपल मार्केट के सामने था। उस घड़ी थाने का एडिशनल स्टेशन हाउस ऑफिसर अशोक सावंत उसके ऑफिस में उसके सामने मौजूद था। वो गुरुवार का दिन था और उस घड़ी सुबह के 10:30 बजे थे। मैं तुम्हें एक खास काम सौंपना चाहता हूँ, एसीपी बोला। सर, कल गोरई में एक वारदात हुई है, तुम्हें उसकी खबर है? वारदात? हाँ सर, उधर राजपुरिया स्टेट के मालिक अभय सिंह राजपुरिया इंतकाल फरमा गए, लेकिन ये कोई वारदात तो नहीं। क्या जानते हो अभय सिंह राजपुरिया के बारे में? ज़्यादा तो नहीं सर, सिवाय इसके कि बड़ा ख़ानदानी आदमी था। उधर इलाके में बड़ी इज्जत, बड़ा रौब, बड़ा दबदबा बताया जाता था उसका। काफ़ी उम्रदराज, 68 साल का था। तन्हा आदमी बताया जाता था। फैमिली नहीं थी, लेकिन एक पेड कंपेनियन था। 15,000 रुपये तनख्वाह प्लस फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग। 1 साल से उसके साथ था। जमा हाउसकीपर और लोकल हेल्प की अक्सर आवाजाही। इस लिहाज से मकतूल को बिल्कुल ही तना नहीं कहा जा सकता। ठीक ठीक सर। कैसे मर गया मालूम? कहते हैं दिल की अलामत की कोई दवा रेगुलर खाता था, उसके ओवरडोज से मरा। ठीक कहते हैं। दवा का नाम जीटाप्लेक्स है। पिछले 10 सालों से खा रहा था। ओवरडोज कैसे हो गया? इंस्पेक्टर ने कुछ क्षण उस बात पर विचार किया, फिर इनकार में सर हिलाया। तो खुदकुशी सर? यानी जिस दवा की गोली खानी थी उसकी ढेर खा ली? जी हाँ। प्लान करके सुसाइड किया? सर आप कहते हैं तो। मैं नहीं कहता, पूछता हूँ, तुम क्या कहते हो? सर हो तो सकता है। पीछे कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा? मौका वारदात से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था। ओह, फिर लाश पहली मंजिल पर के उसके बेडरूम में फर्श पर औंधे मुँह पड़ी पाई गई थी। ऐसे तो कोई नहीं करता प्लान करके सुसाइड। यू आर राइट सर। फिर खुदकुशी की कोई वजह होती है। मौजूदा केस में तो कोई वजह नहीं दिखाई देती। मरने वाला सुख चैन से अपना बुढ़ापा बसर कर रहा था, क्यों एकाएक उसने खुदकुशी कर ली? सर जब कोई वजह ही नहीं थी तो खुदकुशी नहीं की होगी। कैसे मरा? सर स्वाभाविक मौत नहीं मरा, खुदकुशी नहीं की। फिर तो एक ही विकल्प बचता है, कत्ल। यही बात है मेरे जहन में। ये कत्ल का केस हो सकता है। इसकी तफ्तीश कत्ल के केस के तौर पर होनी चाहिए। इंस्पेक्टर खामोश रहा। और क्या जानते हो इस वारदात के बाबत? एसीपी ने पूछा। यही सर की लाश शाम को बरामद हुई थी,
लेकिन मौत मॉर्निंग में किसी वक्त हुआ था। लाश बहुत देर से बरामद हुई, इसलिए हमारे मेडिकल एक्सपर्ट का मौत का मोटा अंदाज़ा सुबह 10 और दोपहर बाद 1 बजे के बीच का है। पोस्टमार्टम होना भी बाकी है। उससे उम्मीद है कि ये वक्फा काफ़ी सुकड़ जाएगा। और क्या जानते हो? और तो ख़ास कुछ नहीं जानता मैं सर, लेकिन तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि तफ्तीश के लिए, बारीक तफ्तीश के लिए वो केस मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मुझे एतराज़? नो सर, नॉट एट ऑल, लेकिन वो गोरे की तो अपनी चौकी है। हाँ, लेकिन उसका इंचार्ज एक नया भर्ती हुआ सब इंस्पेक्टर है, गोपाल पुजारा नाम है। अभी ना तजुर्बेकार है, मर्डर का कोई केस हैंडल करना अभी उसे नहीं आता। ऐसा केस हैंडल करने का तो उसे कतई तजुर्बा नहीं जो स्वाभाविक मौत का लगता हो, लेकिन हकीकतन कत्ल का हो सकता है। मेरे को मालूम है कत्ल की संभावना सामने आती उसके हाथ पांव फूल जाएंगे। एक तो कत्ल, ऊपर से एक बड़े मुअज़्ज़िज़ आदमी का कत्ल। लगता नहीं मुझे वो कुछ कर पाएगा। अगर ये सच में कत्ल का केस निकला और कत्ल की बाबत जल्दी कोई नतीजा सामने नहीं आया तो उसकी नहीं, हमारी भी, हमारे पूरे महकमे की किरकिरी होगी। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बड़े आदमी का मामला है, थॉरो इन्वेस्टिगेशन को मांगता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस सर, आई डू। इसलिए उस युवा सब इंस्पेक्टर की मदद की खातिर, उसके सहयोग की खातिर इस केस में मैं तुम्हारा दखल चाहता हूँ। बोलो, आजकल कुछ कर रहे हो? नहीं सर, कुछ खास नहीं कर रहा, बस थाने का रूटीन वर्क। फिर उस केस को टेक ओवर करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका हुक्म है। टीवी देखते हो? हैं? बहुत कम सर, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, कल रात 9 बजे की खबरों में 1-2 चैनल्स ने उस वारदात की ब्रीफ की रिपोर्टिंग की है। तुमने तो क्या ही देखी होगी। नहीं देखी सर। हाँ, तो वारदात की खबर कैसे लगी? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम मिल जाता है सर, वो मैं घर पर नहीं पढ़ पाता, थाने पर पढ़ता हूँ। बहरहाल केस से वाकिफ़ हो? सर उतना ही जितना अखबार में छपा था। आज का पॉलिटिकल हलचल के दिन है, इसलिए अखबार वाले आजकल ऐसी खबरों को ज़्यादा डिटेल से नहीं छापते। फिर तकरीबन की निगाह में डिटेल से छापने लायक कुछ है भी नहीं, क्योंकि प्रथम दृष्टि में ये एक्सीडेंट या स्वाभाविक मौत ही जान पड़ता है। इसलिए मोटे तौर पर इस बारे में अखबार में बस यही छपा है कि गोरई की राजपुरिया स्टेट में स्थित क्रिस्टल लॉज के मालिक अभय सिंह राजपुरिया की मौत जीटा प्लेक्स नाम की हार्ट मेडिसिन के ओवरडोज से हुई है। समझे? हतप्राण की लाश जब लॉज की पहली मंजिल पर स्थित बेडरूम में पड़ी पाई गई थी, तब लॉज में कोई दूसरा शख्स वहां मौजूद नहीं था। शाम को 5 बजे हतप्राण का भतीजा शांतनु राजपुरिया अंकल से मिलने लॉज पर पहुंचा, तो उसी ने पहली मंजिल पर के बेडरूम में पड़ी लाश बरामद की। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा, मौत सुबह 10 बजे के बाद किसी भी वक्त हुई हो सकती थी। वाक़ये की अब तक की जो हासिल डिटेल्स गोरई जाकर चौके से जानना चाहोगे या यहाँ से सुन के जाना पसंद करोगे? सर मैं तैयारी के साथ जाना पसंद करूँगा। सुनो, वहाँ ऊपर बेडरूम में एक वॉल कैबिनेट के टॉप पर जीटाप्लेक्स की एक नई खोली गई शीशी पड़ी पाई गई थी, जिसकी कैपेसिटी 100 गोलियों की थी, लेकिन उसमें 90 गोलियाँ मौजूद पाई गई थी। तो इस बात की कोई अहमियत है? हाँ, मेरे ख्याल से तो है। मालूम पड़ा है गोलियों की वो नई शीशी हतप्राण को सोमवार शाम को सप्लाई की गई थी। हतप्राण की उसकी कंट्रोल्ड खुराक मॉर्निंग में 1 गोली रोज़ की थी, लिहाजा 1 गोली उसने परसों मंगल को खाई होगी और 1 कल खाई। इस लिहाज से शीशे में 98 गोलियां पाई जानी चाहिए थी, लेकिन 90 पाई गई। बाकी 8 कहाँ गई? ओवरडोज में। उस गोली के बाबत हतप्राण को डॉक्टर की सख्त हिदायत दी गई थी, 1 गोली से ज़्यादा हरगिज़ नहीं खानी। उसका ओवरडोज जानलेवा साबित हो सकता था। तो हतप्राण अगर 8 ज़्यादा गोलियां खा गया तो उसका तो जान जाना पक्का था। इतनी ना खाता, ओवरडोज के नाम पर कम खाता, मसलन 1 आध खाता तो तड़पता, बुरी हालत में पहुंचता, लेकिन शायद जान नहीं जाती। और मेरा मानना है जब उसे समझाया गया था कि वो दवा एक लिमिट में ही लेनी है,
लिमिट के बाहर जहर थी तो उसने क्यों ली? ऐसी दवा मैं नहीं मानता। कोई उम्रदराज शख्स समझदार जो उस दवा का रोज़ खाता है उसे अनजाने में ज़्यादा खा जाए। लेकिन जानबूझकर? जानबूझकर तो फिर पूरी शीशी खा जाता। वो एक ख़ानदानी ठस्सेदार सलीके वाला उम्रदराज आदमी था। ऐसे लोग बेजा काम भी करते हैं तो सलीके से करते हैं। उसका इरादा खुदकुशी का होता तो पीछे सुसाइड नोट ज़रूर छोड़ गया होता। खुद वो बेड पर आराम की मुद्रा में पड़ा पाया गया होता। फर्श पे उल्टे मुंह क्यों पड़ा हुआ था? इसलिए कत्ल? मेरे ख्याल से बराबर। कत्ल ना भी हो तो केस की बतौर कत्ल तफ्तीश मेरे को ज़ोरी जान पड़ती है। अब आगे सुनो। सरसरी तौर पर हुई तफ्तीश से पता चला कि सुबह 10 बजे के बाद से लेकर शाम को 5 बजे लाश की बरामदी तक लॉज में कोई नहीं था। अलबत्ता वहाँ छोटी मोटी आवाजाही बराबर थी। फिर भी किसी को वारदात की खबर नहीं लगी? हाँ, ऐसे ही सुनने में आया है। कत्ल की कोई वजह भी तो होनी चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, बराबर। वजह चोरी जान पड़ती है। किसी चोर को लॉज के खुले दरबार वाले किरदार की, उसके भीतरी निज़ाम की खबर थी। किसी को एडवांस में खबर थी कि बुधवार के दिन बुजुर्गवार सुबह से शाम तक घर में अकेले होते थे। इसलिए वो घात लगाकर चोरी के इरादे से लॉज में घुसा, जहाँ उसने पहली मंजिल पर घर के मालिक को तना मौजूद पाया। वो चोर ज़रूर जीटा प्लेक्स से और बुजुर्गवार की ज़िंदगी में उसके रोल से वाकिफ़ था। लिहाजा किसी खुफिया तरीके से बुजुर्गवार को उसके ओवरडोज की खुराक खिलाने में वो कामयाब हो गया। उसके बाद उसने चोरी को अंजाम दिया होगा। लेकिन चोरी क्या? अब जाकर मालूम करना। इस बाबत अभी मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। बहरहाल चोर कातिल? हाँ, मेरे ख्याल से। चोर कौन? ये भी जाकर पता लगाना। कब जाना होगा सर? पूछने की बात है ये। यू मीन राइट अवे सर? यस, आई मीन राइट अवे। गो एंड टेक चार्ज ऑफ द केस। यस सर। इंस्पेक्टर अशोक सावंत गोरई पुलिस चौकी पहुंचा तो उसने वहां सिर्फ एक सिपाही को मौजूद पाया, वर्दी पर लगे नेम टैग के मुताबिक, जिसका नाम टीकम चंद था। मालूम पड़ा कि उसके अलावा सारा स्टाफ या छुट्टी पर था या मौका वारदात पर था। स्टाफ मालूम पड़ा उसे मिलाकर 2 सिपाही, 2 हवलदार और 1 सब इंस्पेक्टर। 1 हवलदार छुट्टी पर था, 1 सिपाही, 1 हवलदार और चौकी इंचार्ज एसआई साहब राजपुरिया एस्टेट पर हुए वारदात की तफ्तीश पर थे। सावंत बीच रोड पहुंचा। राजपुरिया एस्टेट सड़क से कदरन हटकर स्थापित थी और उसका क्षेत्रफल हजारों गज में जान पड़ता था। लॉज एस्टेट के मिडिल में थी और फ्रंट के फाटक से लेकर लॉज के प्रवेश द्वार तक की राहदारी यूकेलिप्टस के पेड़ों से ढकी हुई थी। चारों तरफ की ज़मीन पर हरी घास उगी हुई थी और परिक्रमा पर एस्टेट की चौधरी की तर्जुमानी करती झाड़ियों की बाढ़ थी। वो लॉज के मेन डोर पर पहुंचा तो दरवाज़ा उसने खुला पाया। उसने भीतर कदम रखा तो उसे सिपाही के दर्शन हुए। उसे देखकर सिपाही तुरंत मुस्तैद हुआ। उसने उसे तंग कर सैल्यूट मारा। एसआई साहब कहाँ है? ऊपर बेडरूम में है सर जी। चलो। सामने ही ऊपर को जाती सीढ़ियाँ थी, जिसके ऊपर तले सिरे पर नीचे जैसा ही हॉल था, जिसके पृष्ठ भाग में एन सीढ़ियों के सामने उस बेडरूम का दरवाज़ा था जो कि मौका वारदात का था और जो उस घड़ी पूरा खुला हुआ था। इंस्पेक्टर को आया देखकर सब इंस्पेक्टर गोपाल पुजारा लपक कर बाहर निकला। उसने सावंत को सैल्यूट किया। वैसे ही सैल्यूट से हवलदार ने भी उसे नवाजा। आपके इंतज़ार में मैं यहाँ था सर, पुजारा बोला। सावंत की भवें उठी। एसीपी साहब का फ़ोन आया था? हाँ। क्या चल रहा है? अब चलेगा ना सर, आप आ गए। सावंत फैसला नहीं कर सका कि युवा सब इंस्पेक्टर तंज कस रहा था या निश्चिंत होके दिखा रहा था। सब विशाल बेडरूम में दाखिल हुए। सब कुछ एन वैसा ही है जैसा कि कल शाम 5 बजे पाया गया था। खाली पोस्टमार्टम को ले जाने के लिए डेड बॉडी हटाई गई है सर। टेक्नीशियंस का फेरा लग चुका? सावंत ने पूछा। जी हाँ। फ़ोटोशूट हो गया सर। सावंत की निगाह पैनी होते हुए सारे बेडरूम में फिरी। कमरे के दाएं बाजू दीवार के करीब लगी शीशम की लकड़ी की एक एंटीक बेड थी, जो इतनी विशाल थी कि उस पर 4 जने आराम से सो सकते थे। बेड उस प्रकार की थी कि जिसके चारों कोनों पर पायों के एक्सटेंशन जान पड़ते 4 पिलर होते थे, जिनके सहारे मसहरी लटकाई जा सकती थी, लेकिन मसहरी दिखाई नहीं दे रही थी।
सामने की दीवार में 2 खिड़कियां थीं, जिनके पल्ले शीशे के थे और जिनमें डबल पर्दे झूल रहे थे। उन दोनों खिड़कियों के बीच दीवार के साथ बेड जैसी ही शीशम की एंटीक ड्रेसिंग टेबल थी। बाईं दीवार के साथ लगी एक वार्डरोब थी। एक दराजों वाली वॉल कैबिनेट थी। एक रिक्लाइनर था जिस पर रंग बिरंगे कवर्स वाले कुछ चौकोर कुशन पड़े थे। वॉल कैबिनेट का एक ऊपरला दराज यूं खुला था कि वो 2/3 कैबिनेट से बाहर था। उसका सामान उथला पुथला गया जान पड़ता था, इसलिए उसमें बेतरबी का बोलबाला था। एक चमड़े का हैंड बैग भीतर कहीं अटका हुआ दराज से बाहर झूल रहा था कि अब गिरा और अब गिरा। कैबिनेट के टॉप पर एक शीशी पड़ी थी जिस पर लगे लेबल पर छपा था जीटाप्लेक्स, शेड्यूल्ड ड्रग, टू बी टेकन अंडर क्वालिफाइड डॉक्टर सुपरविजन, वार्निंग, इट इज़ डेंजरस टू एक्सीड डोज। दवा की शीशी के अलावा कैबिनेट टॉप पर 3 चीज़ें और पड़ी दिखाई दे रही थी। फिलिप्स की एक इलेक्ट्रिक केटल, एक स्टैंड कॉफ़ी का जार और एक असाधारण रूप से लंबी एंटीक टॉर्च। बेडरूम का फर्श सफ़ेद संगमरमर का था जिस पर दीवारों से 1.5 फुट हटकर आयताकार शक्ल में दौड़ता गुलाबी बॉर्डर था। फर्श पर कई चीज़ें बिखरी पड़ी दिखाई दे रही थी। चमड़े का काले रंग का एक पर्स जो बीच से खुला हुआ था, एक सफ़ेद रंग का नर्म चौकोर कुशन, लाल रंग की महीन धूल जिसका साधन बाहर कहीं बिछी लाल बजरी ही हो सकता था। फर्श पर लुढ़का पड़ा एक मग जिससे बाहर बहा थोड़ा सा तरल पदार्थ उसके कॉफ़ी का मग होने की चुगली करता था। सावंत ने सब इंस्पेक्टर को दिखाकर लाल धूल की तरफ इशारा किया। ऐसी धूल कहीं कहीं सीढ़ियों पर भी पाई गई है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। बाहर के गलियारे में भी पाई गई है सर। आती बार आपने शायद ध्यान दिया हो कि लॉज के बाजू की राहदरी पर लाल बजरी बिछी है। नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरा बाजू की राहदरी पर कोई काम नहीं था। तभी यानी कोई फ्रंट के रास्ते लॉज तक नहीं पहुंचा, बाजू की राहदरी से पहुंचा। हाँ सर, ऐसे ही जान पड़ता है। यानी छुप कर लॉज तक पहुंचने की कोशिश की। ज़रूरी तो नहीं सर, आखिर दिन का वक्त था। ये शीशी, सावंत ने वॉल कैबिनेट के टॉप की तरफ इशारा किया। इसे फिंगरप्रिंट्स के लिए प्रोसेस किया जा चुका है। जी हाँ, फिंगर एक्सपर्ट ने किया। फिर तो मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। हाँ सर, बेशक। सावंत ने शीशी उठा ली, ढक्कन खोलकर भीतर झाँका। शीशी मुंह तक ब्राउन गोलियों से भरी हुई थी। कैपेसिटी, सावंत ने शीशी पर से पढ़ा, 100 टैबलेट्स। लेकिन शीशी में 90 हैं सर, मैंने गिनी है। सब इंस्पेक्टर ने अपना ज्ञान बघारा। 10 कम। मरने वाले के पेट में गई नहीं? जी हाँ, लेकिन मर्जी से सिर्फ 2। तुमको कैसे मालूम? ये शीशी मरने वाले को सीलनशुदा हालत में सोमवार शाम को सप्लाई की गई थी। वह हर रोज़ मॉर्निंग में गोली खाता था, यानी अपनी मर्जी से परसों और कल ही 2 गोलियां खाई। सप्लायर कौन है? एक लोकल भीड़ू है सर, दिलीप नटके नाम है। केमिस्ट शॉप चलाता है? नहीं सर, कंप्यूटर एसेसरीज़ की शॉप चलाता है, के मार्ट करके। साथ में दवाओं का बिजनेस भी करता है? नहीं सर, वो दरअसल राजपुरिया साहब का एक इधर का वाकिफ़ है, बोले तो एडमायरर, जो कि उनके किसी भी काम आने में फ़क्र महसूस करता था। तो लिहाजा मरने वाले का हुक्म हुआ कि उसको जीटाप्लेक्स की नई शीशी मांगता था, तो इस दिलीप नटके ने मांग पूरी की। जी हाँ, बराबर। बाजरिया दिलीप नटके तस्दीक हुई है सर। 2 गोली मरने वाले ने अपने रूटीन के तौर पर 2 बार में खाई थी, बाकी 8 खुदकुशी के इरादे से खाई। पुजारा, सावंत का स्वर खुश्क हुआ। एसीपी शरद ठाकरे साहब का कहना है कि एक कत्ल का केस है। जी, एक्स्ट्रा गोलियां मरने वाले ने खाई नहीं, उसे खिलाई गई। कत्ल का केस है सर? अब आइंदा खुदकुशी नहीं बोलना, हादसा नहीं भजना। कत्ल का केस जानकर इसकी तफ्तीश करनी है। कर सकोगे? सर आप आ गए, मैं तो आपका सहयोग करूँगा। फर्श पर लुढ़के पड़े मग की क्या स्टोरी है? कॉफ़ी का मग है साहब, मरने वाला मकतूल। जी हाँ सर, मकतूल सुबह 10 बजे के आसपास स्ट्रॉन्ग ब्लैक शुगर फ्री कॉफ़ी पीने का आदी बताया जाता था, जो कि वो अपने लिए हमेशा खुद बनाता था। उधर वॉल कैबिनेट के टॉप पर ही एक इलेक्ट्रिक केटल और एक इंस्टेंट कॉफ़ी का जार पड़ा है। हाँ, देखा मैंने। अब सर आप इसे कत्ल का केस कहते हैं तो शायद ये बात भी कोई अहमियत रखती हो कि मरने वाला
मकतूल, सॉरी सर, सुबह जल्दी सो के उठने का आदी था, इसलिए ब्रेकफास्ट भी जल्दी कर लेता था। 8 साढ़े 8 बजे के बीच वो लाइट ब्रेकफास्ट करता था और फिर यहाँ अपने बेडरूम में आकर अखबार पढ़ता था और टीवी पर न्यूज़ देखता था। 10 बजे के करीब वो अपनी शक्ल से फारिग होता था और फिर इलेक्ट्रिक केटल को ऑन करके बाथरूम में चला जाता था। जाने से पहले वो हमेशा मग में 2 चम्मच कॉफ़ी और जीटा प्लेक्स की एक गोली डालकर जाता था। वापस आकर वो मग में खौलता पानी डालता था, मग में चम्मच चलाता था और उधर रिक्लाइनर पर कॉफ़ी एंजॉय करने बैठ जाता था। कल कॉफ़ी पी चुकने के बाद वो रिक्लाइनर से उलटकर औंधे मुंह फर्श पर गिरा था। लाश की पोजीशन को आपने देखा ही, फर्श पर चौक से आउटलाइन किया गया है। सर, अभी तक हमारा यही ख्याल था कि ये खुदकुशी का केस था। उसने आराम से रिक्लाइनर पर पसर कर कॉफ़ी पी थी और वहीं आराम से प्राण त्याग देने की उम्मीद की होगी। मग में पी गई कॉफ़ी के जो अवशेष बाकी हैं, उनमें बतौर हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट जीटा प्लेक्स के भारी मात्रा में अवशेष पाए गए हैं। लेकिन अब कत्ल की बात है तो उसने असहाय भाव से कंधे उचकाए। क्वेश्चन कैसे गिरा? ज़रूर उसी के साथ गिरा होगा सर। शायद गोद में था या पहलू में था, पर उसके साथ गिरा। ऐसे 2 कुशन फर्श पर गिरे पड़े पाए गए थे। दूसरा मकतूल के मुंह के नीचे था, जिसे लैब वाले ले गए। और लाल बजरी की महिंदूल? सर, आम हालात में वो कैसे भी यहाँ पहुँची हो सकती थी। बाजू की राहदरी पर कदम रखने पर कोई पाबंदी तो है नहीं। उधर से चलता कोई भी थोड़ी देर के लिए यहाँ आया हो सकता है। बोले तो ये लाल धूल यहाँ मकतूल के साथ भी आई हो सकती है। तुमने उसके जूतों का मुआयना किया था? मैंने तो नहीं किया था। ख्याल नहीं आया सर। किसी टेक्नीशियन ने? मेरे ख्याल से नहीं सर। ये नया नुक्ता है ना, जिसकी इसी वजह से कोई अहमियत बनती है कि ये कत्ल का केस हो सकता है, वरना इसकी कोई अहमियत नहीं थी। शायद अब भी ना हो। कत्ल का वजूद कातिल से होता है। जब कातिल को दखल हो तो हर बात की अहमियत होती है, समझे, भले ही वो कितनी भी मामूली जान पड़े। यू आर राइट सर। ऊपर और भी कमरे हैं? वो क्या है? इसी की तरह बेडरूम है सर। 3 बेडरूम है, लेकिन 2 इस्तेमाल में नहीं आते, बंद पड़े हैं। मैंने खुद चेक किया है। जीटा प्लेक्स की शीशी पर फिंगरप्रिंट्स की क्या पोजीशन है? फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने इस पर कुछ काम किया तो था, लेकिन आप जानते ही हैं, क्लासिफिकेशन और शिनाख्त में वक्त लगता है। दूसरा, इतना उसने यही कह दिया था कि उठाए गए फिंगरप्रिंट्स पूरी तरह से साफ नहीं थे। कोई वजह बयान की? बोलता था कि कई फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो गए थे। कई? क्या बड़ी बात है सर। आखिर शीशी को केमिस्ट ने हैंडल किया होगा, उससे पहले भी किसी ने या किन्हीं ने हैंडल किया होगा। सप्लायर दिलीप नटके ने हैंडल किया होगा, प्राप्तकर्ता राजपुरिया साहब ने, और अब अगर ये कत्ल का केस है तो कातिल ने हैंडल किया होगा। और शीशी पर कम से कम 4 अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे, लेकिन सब एक दूसरे में ऐसे गड़मड़ थे कि कोई शिनाख्त के लायक साफ नहीं था। और मेडिकल एग्जामिनर ने एक संभावना व्यक्त की थी। क्या? वो कहता है कि जीटा प्लेक्स का अपना जहरीला असर दिखाने से पहले ही मरने वाले का दम घुट गया था। कैसे? जब रिक्लाइनर से उलटकर वो औंधे मुंह फर्श पर गिरा था सर, तो वो एक वैसा सफ़ेद रंग का चौकोर कुशन उसके मुंह के नीचे आ गया था। सर, वो कुशन बहुत नर्म, रुई का या फोम का नहीं बना हुआ था, उसमें पंख भरे हुए थे, इसलिए जीटा प्लेक्स के असर से होश खोए मकतूल का मुंह उसमें धंस गया। बेहोशी में ही उसका दम घुट गया और वो मर गया। डॉक्टर ऐसा यकीन से कहता है? कहता तो है, और तस्दीक पोस्टमार्टम से हो जाएगी। ठीक, लाश की बरामदगी के वक्त मरने वाले का मुंह कुशन में पूरी तरह से धंसा पाया गया था। फिर भी रहना इसने कत्ल का केस ही है। दम घुटने के हालात में भी तो जीटा प्लेक्स के ओवरडोज नहीं पैदा किए ना, और ओवरडोज के लिए कातिल जिम्मेदार था, नहीं? जी हाँ, बराबर बोला सर आपने। लाश मुझे मालूम पड़ा है कि कल शाम 5 बजे मकतूल के भतीजे ने बरामद की थी। जी हाँ, शांतनु राजपुरिया मकतूल के मरहूम छोटे भाई का इकलौता बेटा है। यहाँ से कदरन दूर ओमवाड़ी में रहता है। क्या करता है? स्टॉक ब्रोकर बताता है सर अपने आप को। बताता है? हाँ जी, कुछ तो बताना ही था ना, यानी कि कुछ करता नहीं। अब जान तो ऐसे ही पड़ता है सर।
माली हालत भी उसकी डावाडोल ही बताई गई है। कहीं मकतूल अंकल पर ही तो आश्रित नहीं था वो। अब मालूम नहीं, आप ज़रूरी समझेंगे तो हम मालूम कर लेंगे। बहरहाल मरने वाले का दम घुटा या वो जीटाप्लेक्स के ओवरडोज से मरा, हमारे एसीपी साहब के हंच में दम है कि ये कत्ल का केस हो सकता है। अब तो मेरे को भी बराबर लगता है कि। सब इंस्पेक्टर ने तनिक हिचकते हुए सहमति में सर हिलाया। तो चोरी के इरादे से कोई चोरों की तरह यहाँ घुसा। उसने घर के मालिक को यहाँ मौजूद पाया, लेकिन साथ ही उसे इलेक्ट्रिक केटल ऑन करके मग में 2 चम्मच कॉफ़ी और जीटाप्लेक्स की एक गोली डाल के अटैच बाथ में जाते देखा। उसने मग में और गोलियां डाल दी और फिर छुप कर आइंदा प्रोग्रेस की प्रतीक्षा करने लगा। लिहाजा वो जीटाप्लेक्स के बारे में, उसकी तहसील के बारे में जानता था। सामंत ने उस बात पर विचार किया। जोरी नहीं। फिर वो बोला, शायद उसकी शीशी के लेबर पर छपी वार्निंग पर दवा की खुराक बढ़ाना खतरनाक है निगाह पड़ी और उसने समझ लिया कि ओवरडोज बुजुर्गवार को उसके अभियान के तहत आउट ऑफ एक्शन कर सकता था। सर, गुस्ताखी माफ़। फिर तो ये इरादतन किए गए कत्ल का केस तो नहीं हुआ। अगर चोर का मिशन चोरी ही था, बुजुर्गवार को इस वजह से आउट ऑफ एक्शन करना ही था, फिर तो इसे संयोगी कहा जाएगा कि वक्ती तौर पर आउट ऑफ एक्शन होने की जगह वो हमेशा के लिए आउट ऑफ एक्शन हो गए। तुम भाई दिमाग से काम ले रहे हो, बढ़िया, थैंक यू सर। बहरहाल इरादतन नहीं तो गैर इरादतन ही सही, है तो कत्ल का ही केस। कौन होगा कातिल? सर, अगर ये चोर का काम है तो कोई भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि अभी तक वो यहाँ से सैकड़ों मील दूर निकल चुका हो। अब फिर क्या ही हाथ आएगा? सावंत बड़बड़ाया। सब इंस्पेक्टर पुजारा खामोश रहा। चोरी क्या गया? फिर सावंत बदले स्वर में बोला, चोरी चोरी तो कुछ गया नहीं जान पड़ता। फिर भी कुछ चोरी गया होगा तो कोई कैश की चोरी गया होगा ना? कैसे जाना? सब इंस्पेक्टर ने फर्श पर लुढ़के पड़े बटुए की ओर संकेत किया। खाली है सर। ओह सर, वो जैसे फर्श पर फेंका गया, उससे लगता है कि बुजुर्गवार के निष्क्रिय हो जाने पर चोर को ऐसा लगा कि कोई वहाँ पहुँच रहा था। खाली लगा या सचमुच पहुँच रहा था, ये तो कहना भी मुश्किल है। इसलिए वो फौरन आनन फानन यहाँ से भाग निकला, ये खिड़की के रास्ते से। पुजारा, तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि जब मकतूल नीचे मुंह के बल गिरा तो ऐन उसका मुंह कुशन पर जा गिरा, हाँ, जो उसके साथ नीचे गिरा था? सर, ये तो प्रत्यक्ष है कि ऐसा ही हुआ। बड़े बड़े इत्तेफाक होते हैं इस दुनिया में, समझ लीजिए ये भी बड़ा इत्तेफाक हुआ। या फिर? सब इंस्पेक्टर ठिठका। क्या या फिर? कुशन चोर ने बुजुर्गवार के मुंह के नीचे रखा, उनको आराम पहुंचाने के लिए, जिनको मार डालने का उसका कोई इरादा नहीं था। नॉनसेंस! वो ऐसे नाजुक सेंटिमेंट्स का मालिक होता तो चोरी के धंधे में होता। सब इंस्पेक्टर खामोश रहा। अभी हम ये तय करके हटे हैं कि कोई ऊपर से आ गया था, इसलिए उसे एकाएक भाग खड़ा होना पड़ा था। ऐसा शख्स नाहक जज्बाती होने में वक्त ज़ाया करता या फ़ौरन बच निकलने को तरजीह देता। जीटाप्लेक्स की शीशी पर से अपने फिंगरप्रिंट्स पोंछ डालने का उसके पास टाइम नहीं था। मकतूल के सर के नीचे कुशन सरकाने का टाइम था। सब इंस्पेक्टर ने ज़ोर से थूक निकला। और? जी, और क्या जाना? और तो अभी कुछ नहीं जाना सर। यहाँ तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से हो तुम। जी हाँ, लेकिन वो नीचे की और आसपास की पड़ताल कर रहे थे हम, क्योंकि यहाँ की तो तुम कल ही कर चुके होंगे। जी हाँ, फिर से एक निगाह डालने आ गए थे सर। और कुछ नया जाना इस दूसरी निगाह में? नहीं, अभी तो नहीं। सावंत की निगाह पैन होते सारे बेडरूम में बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं फिरी। फिर रास्ते में 2 खिड़कियों में से एक उस खिड़की पर ठिठकी जो कि खुली थी। उसकी तीखी निगाह को वहाँ ऐसा कुछ दिखाई दिया जो उसे ज़्यादा तवज्जो के काबिल लगा। वो खिड़की के करीब पहुंचा और उसने झुककर चौखट के आगे के प्रोजेक्शन का मुआयना किया। प्रोजेक्शन पर लंबी खरोचों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो कि साफ जान पड़ता था कि हालिया थे। वहाँ धूल की महीन परत भी थी, इसलिए वो निशान ज़्यादा मुखर थे। ये निशान ज़रूर चोर के जूतों से बने होंगे सर।
इन्हीं की वजह से लगता है कि वारदात के बाद चोर यहाँ से इस खिड़की के रास्ते फरार हुआ था। कैसे? चौखट पर चढ़ा और नीचे छलांग लगा दी। सब इंस्पेक्टर ने उस बात पर विचार किया। काफ़ी हाइट है, टांग वांग तोड़ बैठने वाला काम होता सर ये तो। मेरे ख्याल से प्रोजेक्शन पर से लटक कर नीचे कूदा। फिर तो ये हाथों की उंगलियों से बने निशान भी हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं सर, लेकिन किसी काम के फिर भी नहीं। साफ पूछ गए जान पड़ते हैं, बस थोड़ी खरोचे ही दिख रहे हैं। तुम्हें इनकी खबर थी पहले से? जी हाँ, मैंने कल ही इन्हें देख लिया था। इन खरोचों को बाकायदा बाजरिया कैमरा फोटोग्राफ्स भी रिकॉर्ड कर लिया है। तुम इतना यकीनी तौर पर कैसे कह सकते हो कि ये खरोचे चोर के बनाए बनी थी? वो इधर से फरार हुआ था। खिड़की के नीचे फूलों की क्यारियाँ हैं सर। जरा खिड़की से बाहर सर निकाल कर नीचे देखिए तो आपको दिख जाएंगी। चोर जब इस खिड़की से नीचे कूदा था तो उसका एक पाँव एक क्यारी में पड़ा था, जिसकी मिट्टी नरम थी, इसलिए उसके जूते के सोल की छाप सांचे की तरह मिट्टी में छप गई थी। लैब टेक्नीशियन ने कल पाँव के उस निशान की प्लास्टिक ऑफ पेरिस के घोल के जरिए एंड परफेक्ट साफ सुथरी छाप भी उठा ली थी, जो कि वक्त आने पर चोर की यानी कि फरार कातिल की शिनाख्त के खूब काम आएगी। वेरी गुड, सावंत प्रशंसात्मक स्वर में बोला। सब इंस्पेक्टर फूल का कुप्पा हो गया। जब एसीपी साहब ने कहा था कि एक वीआईपी के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के ख्याल से तुम्हारे हाथ पांव फूले हुए थे, तो ज़रूर ये बात उन्होंने बढ़ा चढ़ा के कही थी। हाथ पांव तो सच में फूले हुए थे सर, मेरा मतलब है अब फूले हुए हैं, क्योंकि ऐसा केस पहले कभी हैंडल नहीं किया, इसलिए, ना कि इसलिए कि हैंडल कर नहीं सकते। नो यस सर। जैसे कि राय मिली थी, सावंत ने चौखट से बाहर गर्दन निकालकर खिड़की से बाहर झांका। उसने पाया कि उधर ग्राउंड फ्रंट के लेवल से कदरन ऊंची थी, इसलिए नीचे की फूलों की क्यारियाँ खिड़की की चौखट से मुश्किल से 8 फुट पड़ी थी। क्यारियाँ गुलाब की थीं और कुछ गुलाब कुचले गए साफ दिखाई दे रहे थे। उसने सर वापस खींचा और सब इंस्पेक्टर की तरफ घूमा। कहीं और ऐसे कुछ प्रिंट्स मिले जो हमारे काम के हों, जो इन्वेस्टिगेशन में मददगार साबित हो सकते हैं? नहीं मिले सर। अब तो मुझे यही सूझ रहा है कि शायद चोर दस्ताने पहने हो। फिर तो जीटाप्लेक्स की शीशी पर भी उसके फिंगरप्रिंट्स होने की उम्मीद करना गलत ही है। फिंगरप्रिंट्स हैं तो सही शीशी पर खुद ही तो बोल रहे हो स्पष्ट नहीं है। नहीं सर, वो तो एक्सपर्ट ने बोला, कैजुअल इंस्पेक्शन के बाद बोला। बारीक मुआयना तो वो अभी लैब में करेगा ना। पुजारा, फिंगरप्रिंट्स की कोई शिनाख्त मुमकिन हुई भी तो देख लेना वो कातिल के नहीं मकतूल के निकलेंगे। तकदीर ने साथ ना देना होना तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के साथ ऐसा ही होता है। मुझे यहाँ अस्थायी रूप से रहने वाले मकतूल के एक पेड सैलरीड कंपेनियन की खबर लगी है, जिसका नाम शिवराज अटवाल बताया जाता है, और एक हाउसकीपर की भी खबर लगी है। इसके अलावा यहाँ स्टाफ की क्या पोजीशन है वो बताओ। पता लगा है सर कि हाउसकीपर शिवालिका अत्रे के अलावा परमानेंट स्टाफ यहाँ कोई नहीं है। अलबत्ता कैजुअल हायर्ड हेल्प की आवाजाही यहाँ काफ़ी है। ऐसे लोग बाग यहाँ आते हैं, उनसे अपेक्षित अपना काम करते हैं और घर चले जाते हैं, टिकता कोई नहीं। ऐसे लोगों में एक औरत है जो झाड़ू पोछा करने और कपड़े धोने आती है, एक खाना बनाने आती है, एक माली है और एक जनरल हैंडीमैन था, लेकिन वो हाल ही में डिसमिस कर दिया गया था। ज़रूरत पड़े तो ऐसा एक्स्ट्रा हायर्ड हेल्प बुलाकर काम करवा लिया जाता था, क्योंकि इस इलाके में मकतूल का बहुत आदर मान था। लोग उनके काम आना अपना फ़ख्र समझते थे, और लोगों के मामले में मकतूल की दरियादिली भी थी, जो कि ख़ानदानी लोगों में होती है। इलाके में बहुत मशहूर थे ये। कोई ज़रूरतमंद हो, उन्हें बाहर जाए तो खामखा भी मुलाजमत में रख लेते थे, भले ही उसके लिए इधर कोई काम ना हो। तो ऐसे सब लोगों के बयान होने चाहिए। जी सर, बिल्कुल होंगे, लेकिन ये बड़ा ही वक्त खाऊ काम है, क्योंकि पहले उनकी बाबत जानना पड़ेगा, उन्हें लोकेट करना पड़ेगा। वैसे तुमने कोई बयान दर्ज किए होंगे? हाँ जी, किए हैं। उन सब की फ़ोटोकॉपीज़ की मुझे ज़रूरत होगी, और चौकी चल के बनवा देंगे सर। गुड। मैं कंपेनियन शिवराज अटवाल से मिलना चाहता हूँ। कहाँ मिलेगा? नीचे कहीं होगा सर, आइए देखते हैं। शिवराज अटवाल एक सुंदर सजीला व्यक्ति निकला, जो कि 56 साल का बताया जाता था, लेकिन सूरत रख रखाव से उसकी उम्र दराज शख्स बिल्कुल नहीं जान पड़ता था। नीचे वो उन्हें किचन में चाय बनाता मिला।
सब इंस्पेक्टर ने उसे सावंत का परिचय दिया तो उसने उसे भी चाय ऑफर की। जवाब इनकार में मिला तो उसने भी अपना वो प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। सब विशाल सुसज्जित ड्राइंग रूम में पहुंचे। सावंत ने नोट किया कि वहां ड्राइंग रूम में अपेक्षित फर्नीचर के अलावा एक दीवार के साथ लगी शीशों की रौनक बनाने वाली एक विशाल लिकर कैबिनेट भी थी। लगता है आप कुछ पूछना चाहते हैं, अटवाल बोला। सावंत को उसे यूं जबान देना अच्छा ना लगा। वो रूखे स्वर में बोला, कैसे? अटवाल हड़बड़ाया। अब भाई मेरे से और किससे? और कौन है यहाँ? और तो बस आप पुलिस वाले ही हैं। काफ़ी तेज़ हो। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? बढ़ चढ़ के बोलने की आपको आदत है या अभी ऐसा बोल रहे हैं? वो फिर हड़बड़ाया। उसने बेचैनी से पहलू बदला और फिर निगाह चुराने लगा। सुना है आप आखिरी शख्स थे जिन्होंने हतप्राण अभय सिंह राजपुरिया को जिंदा देखा था? हाँ जी, संयोग हुआ तो था। कैसे? वो क्या है कि बुधवार मेरा वीकली ऑफ होता है। कल सुबह 10 बजे यहाँ से निकलने से पहले मैं राजपुरिया साहब से रूबरू हुआ था। उनको ये बोलने के लिए मैं जा रहा था। वो तब उधर राइटिंग डेस्क पर बैठे अपनी कोई लिखत पढ़त कर रहे थे। मेरी तरफ निगाह उठाए बिना सहमति में सर हिला दिया। उस वक्त राजपुरिया साहब घर में अकेले थे? जी हाँ। वजह? क्या ये आम बात थी? एक तरह से ये थी भी और नहीं भी थी। वो क्या है कि हाउसकीपर शिवालिका अत्रे पिछले रात ही कल्याण चली गई थी, क्योंकि वहाँ रहती उसकी माँ की खबर आई थी कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। मिस रानी की सुबह ही खबर आ गई थी कि उसे बुखार चढ़ गया था। झाड़ू पोछा वाली औरत और माली का बुधवार मेरी तरह वीकली ऑफ होता था। अगर मिस रानी नहीं आई तो खाना कौन बनाता था? कैसे खाने का काम होता था? जी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं बना लेता था, बाज़ार से आ जाता था या कैजुअल कुक का इंतज़ाम करते थे, आराम से हो जाता था। तो कल आप यहाँ नहीं थे, मिस रानी नहीं थी। पीछे इस बाबर राजपुरिया साहब क्या करते? हाँ जी, क्या पता क्या करते। जब वो नौबती नहीं आई, वो घड़ी नहीं आई तो उसने असहाय भाव से कंधे उचकाए। सावंत उसके फिर बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। वैसे, अटवाल बोला, अपनी उम्र के लिहाज से कोई लंबा चौड़ा लंच डिनर तो वो करते नहीं थे जी। ज़रूरत के वक्त कोई सैंडविच, ऑमलेट, कोई सूप वो खुद भी बना लेते थे। यानी कि इस फ्रंट पर उनको कोई हेल्प उपलब्ध ना होना, उनका यहाँ अकेला होना कोई प्रॉब्लम नहीं था। नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर मैं तो होता ही था ना। पर आपने अभी बोला कि आप बुधवार नहीं होते थे, आपका वीकली ऑफ होता था। अब उसकी भी मैंने कोई कसम तो नहीं खाई हुई थी। मैं अपना ऑफ मुलतवी कर देता था या कैंसिल भी कर देता था, या ऑफ होने के बावजूद कहीं आता जाता नहीं था। मैंने कल भी ऑफ़र किया था जी, मेरा फोर्ट जाना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं था, मैं रुक सकता था। लेकिन उन्होंने ज़िद की मैं अपना पूर्व निर्धारित प्रोग्राम ख़राब ना करूं, जो कि फोर्ट जाना था। और भी आसपास 2-3 जगह जाना था जी। अपने एक कज़न से मिलना था, एक दोस्त से मिलना था और तफरी मारनी थी, जो कि छुट्टी के दिन ही मारी जाती है। छोटा सा काम मुझे LIC के दफ्तर में भी था, लेकिन राजपुरिया साहब बोलते तो मैं खुशी से अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देता। उन्होंने ऐसा नहीं बोला। ना तो बोला ही जी, बाकायदा ज़िद करी कि मैं ज़रूर जाऊं। और मैं 10 बजे यहाँ से चला गया। वो मेरे पास मारुति 800 है, 21 साल पुरानी है, लेकिन बिल्कुल सही चलती है। तो मैं उसी से चला गया। तो ऐसा क्या पहली बार हुआ था कि यहाँ लॉज में राजपुरिया साहब एक लंबे अरसे के लिए अकेले थे? जी मुझे ध्यान नहीं है, मैं यहाँ का पुराना बाशिंदा नहीं हूँ, सिर्फ 1 साल से यहाँ हूँ। मेरे ख्याल से मेरी मुलाजमत के दौरान पहले भी 3-4 बार कल जैसी नौबत आई होगी। फिर ये क्यों कहा कि ध्यान नहीं? सॉरी, पुलिस इंक्वायरी है ये, हंसी खेल नहीं, या कोई क्विज प्रोग्राम नहीं चल रहा। जो पूछा जाए सोच समझ कर जवाब दो, समझे? जी जी सर। हाँ, बहरहाल मकतूल का यहाँ अकेला होना कोई गैर मामूली वाक़या नहीं था। नहीं था। अब ज़रा बतौर कंपेनियन अपने रोल पर रोशनी डालो। क्या काम था तुम्हारा यहाँ? क्यों ज़रूरत थी मकतूल को आपकी? राजपुरिया साहब उम्रदराज शख्स थे, इस वजह से क्या बीमार रहते थे अक्सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तंदुरुस्ती के लिहाज से वो पूरी तरह से चौकस थे जी। मेरी मुलाजमत में मैंने उन्हें एक बार भी इंडिस्पोज्ड नहीं देखा था, बेड रिडन नहीं देखा। तो फिर आपका कंपेनियन का क्या रोल था उनकी ज़िंदगी में?
जी वही रोल था जनाब, जो कंपेनियन लव से ही उजागर होता है। साथी की साथ की ज़रूरत महसूस करते थे। उनकी जो भी इच्छा अभिलाषा होती थी मुझे बताते थे, मैं पूरा करता था। उनके साथ शतरंज खेलना, ताश खेलना, बैडमिंटन खेलना, और या उनकी पसंद का नावल उन्हें पढ़कर सुनाता था। वीडियो पर हम फिल्म देखते थे और कुछ बातचीत कर लेते थे। यहाँ उनकी मलकियत पर एक पजेरो कार है, जिसको चलाने के लिए चुटकियों में कैजुअल ड्राइवर उपलब्ध हो जाता था उनको। और जी बस फिर कभी कई बार उनकी ज़िद होती थी कि मैं कार ड्राइव करूं, तो मैं कर देता था, और छोटे मोटे काम। तो लिहाजा बतौर कंपेनियन काफ़ी काम होते थे आपके पास। हमेशा नहीं होते थे, लेकिन हाँ होते ही थे। आपके साथ उनका व्यवहार कैसा था? स्टाफ जैसा? नहीं जी, दोस्त जैसा। बड़ी इज्जत से पेश आते थे। ये कदन तन्हा जगह है, कभी यहाँ कोई खतरा महसूस नहीं करते थे? नहीं, खतरे वाली तो कोई बात नहीं था। इधर उनकी इतनी इज्जत है कि आम लोग बाग उनसे निगाह मिलाकर भी बात नहीं करते। वो रास्ते से गुजरते थे तो लोग रास्ता छोड़ देते थे। खतरा किससे होता? फिर शायद उनके जहन में कंपेनियन का कोई रोल इस बाबत भी हो कि बॉडीगार्ड जैसा। हाँ जी, मुमकिन है बॉडीगार्ड नहीं तो ये सोचते ही होंगे कि एक से दो भले। यहाँ कोई चोरी चकारी की वारदात हुई? नहीं, कभी नहीं। कभी नौबत आई ऐसी? नौबत? क्या मतलब? चोरी के इरादे से किसी ने घात लगाई हो लेकिन कामयाब ना हुआ हो? अच्छा वो नहीं जी, कभी नहीं आई। लेकिन कल तो आई। सब इंस्पेक्टर गोपाल पुजारा बीच में बोला। जी, हमारी शुरुआत तफ्तीश ये कहती है कि कल जो हुआ वो किसी चोर का काम था, जिसने दिन दहाड़े यहाँ घुसने की ज़रूरत की। चोर ज़रूरी नहीं कि कोई अजनबी ही हो। बातचीत का सूत्र फिर अपने हाथ में लेता सावंत बोला। वो कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो इस हाउस होल्ड से, यहाँ के निज़ाम से वाकिफ़ हो, जिसे कि मालूम हो जो ना मालूम हो। वो मालूम कर सकता हो कि कल रात कल के समय यहाँ मकतूल के अलावा कोई नहीं होने वाला था। अटवाल एकदम से शांत हो गया। लगता है कुछ याद आया तुमको? अटवाल ने हिचकिचाते हुए सहमति में सर हिलाया। कौन? कमलेश जी, एक आदमी, कमलेश दीक्षित। वो नौजवान लड़का था, पढ़ा लिखा, स्मार्ट, ज़हीन, लेकिन कोई नौकरी नहीं करता था। क्यों? जेल बर्ड था ना? ओह, क्या किया था? ये तो मुझे नहीं मालूम। तो ये कैसे मालूम है कि वो जेल बर्ड था? उसने खुद इस बात का जिक्र किया ना सर। वो खुद बोला था कि इस वजह से उसे कोई नौकरी पर नहीं रखता था। वो यहाँ मुलाजिम था? हाँ जी, राजपुरिया साहब ने, जैसा कि उनका मिजाज था, उस पर तरस खाकर बतौर जनरल हैंडीमैन उसे यहाँ मुलाजमत पर रख लिया था। 2 महीना यहाँ टिका, फिर वह भी 10 दिन पहले राजपुरिया साहब ने खड़े पैर उसे नौकरी से निकाल दिया। डिसिप्लिन के बड़े कायल थे ना साहब। हुक्म उदूली को सख्त नापसंद करते थे। पहले दिन से लड़के को हिदायत दी थी कि बिना बुलाए उसने लॉज में कदम नहीं रखना था। फिर भी राजपुरिया साहब ने उसे न सिर्फ यहाँ भीतर बल्कि ऊपर पहली मंजिल पर विचरता पाया। खड़े पैर डिसमिस कर दिया जी उन्होंने। अच्छा, तो अब क्या करता है? जी क्या पता क्या करता है। तब से आज तक इलाके में फिर दिखाई नहीं दिया। यहाँ क्या करता था? सर यहाँ तो वो जनरल हैंडीमैन था, जो कुछ भी बोला जाए कर देता था। मसलन पजेरो को साफ़ कर दिया, बिजली चले जाए तो जनरेटर चालू कर दिया, मार्केट का काम था तो वहाँ चला गया, बिल जमा कराना, वही हाउसकीपिंग के काम। जैसे कि राजकुपरिया साहब के कपड़े प्रेस कर दिए, जूते पॉलिश, यही सब काम ठीक से करता था। हाँ जी, किसी को भी इस मत से उससे कोई शिकायत नहीं थी। जब लॉज में उसकी एंट्री पर पाबंदी थी तो रहता कहाँ था? वो बाएं बाजू पड़े बाड़ के करीब आपने एक बैरक सी देखी होगी, जो कि राजपुरिया साहब के पुरखों के ज़माने में घोड़ों के लिए घुड़साल होती थी। उसी का एक हिस्सा अब गैराज है। उसके ऊपर एक कमरे हैं, उसमें एक रिहाइश के लिए कमलेश के हवाले कर दिया था। अब कहाँ है वो? पता नहीं। मेरा मतलब है रहता कहाँ है? नौकरी के लिए यहाँ शिफ्ट करने से पहले भी तो उसका कोई घर बार, कोई पता ठिकाना होगा ना? जी मेरे को इसकी कोई खबर नहीं। इस बाबत सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, वो इस इलाके का या आसपास का रहने वाला नहीं था। ऐसे राह चलते आदमी को
जेल बर्ड को मकतूल ने नौकरी पर रख लिया। भाई ये कोई हैरानी की तो बात नहीं जनाब, उनका दयावान किरदार चौतरफा मशहूर था। हमें उसकी खबर लगनी चाहिए। सावंत ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा। हमने उसको बतौर सस्पेक्ट ट्रीट करना है। उसकी बरामदी और बयान ज़रूरी है। सर मैं पता निकालूंगा उसका, पुजारा दृढ़ता से बोला। वो जेल बर्ड था, उसे खड़े पैर नौकरी से निकाला गया। इस बात की रंजिश वो अपने मन में पाले हो सकता था। 2 महीने वो यहाँ रहा। इतना अरसा यहाँ के निजाम को जानने समझने के लिए कोई कम नहीं। वही चोरी के इरादे से हो सकता है कि लौटा हो। उसे एडवांस में मालूम था कि कल मालिक के अलावा यहाँ किसी ने नहीं होना था। ये भी मालूम था कि सुबह 10 बजे कॉफ़ी के मामले में मालिक का ऊपर क्या शेड्यूल होता था। इतनी जानकारी से लैस कल सुबह को यहाँ लौटा और चोरी के इरादे मास्टर बेडरूम को निशाना बनाकर ऊपर पहुँचा। ऊपर उसने मालिक को कॉफ़ी की तैयारी करके बाथरूम में जाते देखा। 2 महीने वो यहाँ था। इतना अरसे में उसे जीटाप्लेक्स की और मालिक की उसकी दैनिक खुराक की जानकारी हो जाना लाजमी था। लिहाजा जब मालिक बाथरूम में चला गया तो उसको निष्क्रिय करने की गरज से उसने कॉफ़ी में जीटाप्लेक्स की खुराक बढ़ा दी, जाने अनजाने ज़रूरत से ज़्यादा। मालिक कॉफ़ी पीकर बेसुध रिक्लाइनर पर ढेर हो गया तो उसकी बन आई। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी चोरी के इरादे को अंजाम दे पाता, शायद कोई अप्रत्याशित विघ्न आ गया या व्यवधान आ गया और उसे खड़े पैर यहाँ से भागकर खड़ा जाना पड़ा। पीछे मालिक के साथ एक गंभीर बदसलूकी करके बेडरूम की खिड़की के रास्ते वो वहाँ से फरार हो गया। पुजारा, दैट फेलो इज़ प्राइम सस्पेक्ट इन दिस केस। यस सर। उसे ढूंढो। जी सर। अगर वो वाकई जेल बर्ड था तो जेल के रिकॉर्ड में उसका नाम पता वगैरह सब दर्ज होगा। हम वो रिकॉर्ड लोकेट कर लेंगे सर। गुड। वैसे सॉरी टू से सर, ज़रूरी नहीं कि वो अकेला ही शख्स हो जो यहाँ के निज़ाम से वाकिफ़ था। ऐसे शख्स तो कोई और भी हो सकता है जो चोरी करने के इरादे से यहाँ आया हो, जो किसी भी वजह से यहाँ आया हो सर, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद खड़े पैर जिसका चोरी का इरादा बन गया हो। सर छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मुमकिन हो सकता है। ऐसा शख्स कौन होगा सर? यही तो तफ्तीश का मुद्दा है। जो कोई बाहर से आकर करेगा? नो सर, नेवर सर, हमारा काम है, हम ही करेंगे। मिस्टर अटवाल। यस सर। ऐसा कोई शख्स आपकी निगाह में है जिसका कि अभी जिक्र आया? वो सोचने लगा। जिसकी कि आपकी गैर हाजिरी में यहाँ आमद हुई हो सकती हो। है तो सही ऐसा एक शख्स मेरी निगाह में, दिलीप नटके। दोनों पुलिस अफसरान की निगाहें मिली। वो इसी इलाके का एक शख्स है जो कि राजपुरिया साहब की ज़िंदगी में उनका काफ़ी मुँह लगा था। आप उसी दिलीप नटके की बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर एसेसरीज़ का के मार्ट नाम से शोरूम चलाता बताया गया है? हाँ जी, के मार्ट तो चलाता ही है और भी कई छोटे मोटे काम करता है। यूँ समझिए राजपुरा साहब का वो पीर बावर्ची भिश्ती खड़ था। उनका कोई भी काम करने को हर घड़ी तैयार रहता था। खुद ना कर सकता हो तो अपनी जिम्मेदारी पर किसी से करवा देता था। जनरेटर आवाज़ कर रहा है, काला धुआं छोड़ रहा है, नटके को बुलाओ। कार का एसी बराबर काम नहीं कर रहा, नटके को बोलो। घास काटने वाली मशीन बिगड़ गई, नटके को तलब करो। 2 ट्यूबलाइट नहीं जल रही, नटके को खबर करो। जी सारा काम। यहाँ की कैजुअल ड्राइवर की ज़रूरत पूरी करना भी उसकी जिम्मेदारी था। कोई इंतज़ाम ना कर पाए तो खुद चला आता था ड्राइवरी करने के लिए। हाँ जी। लगता है आप ज़्यादा उसके हक में नहीं थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं होगी, लेकिन मुझे उसकी बाबत आपके अंदाज़े बयान से ऐसा लग रहा है। गलत लग रहा है जी आपको? तो आपकी गैर हाजिरी में वो यहाँ आया था? मैंने ये कब कहा? तो क्या कहा आपने? जी मैंने ये कहा कि हो सकता है कि वो पीछे से आया हो। इस बुनियाद पर कहा कि उसका आना जाना तो लगा ही रहता था। यानी कि यकीनी तौर पर आपको मालूम नहीं कि ये शख्स दिलीप नटके कल यहाँ आया था? भाई मुझे कैसे पता होगा जी? नहीं, मुझे नहीं पता। तभी एक नए शख्स के वहाँ कदम पड़े। वो जीन्स और कॉलर वाली कार्डरॉय की पूरी वहाँ की शर्ट पहने था। मोटापे की तरफ अग्रसर था। उम्र में 40 के पेटे में जान पड़ता था। वहाँ की हाजिरी देखकर वो सकपकाया और परे ही थमक कर खड़ा हो गया। फिर उसने सशंक भाव से सावंत की तरफ
उस एक शख्स की तरफ देखा जिससे वो नावाकिफ था। उसकी निगाह सावंत पर से हटी तो सवाल करती सी अटवाल पर पड़ी। ये इंस्पेक्टर अशोक सावंत है, उस थाने से हैं जिसके अंडर यहाँ की चौकी आती है। चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गोपाल पुजारा को तो तुम वाकिफ़ ही हो। आगंतुक ने सहमति में सर हिलाया। इंस्पेक्टर साहब, ये शांतनु राजपुरिया है।